मेटाबॉलिज्म क्या नापा जा सकता है? ये course. एग्जैक्टली क्या होता है? ऑफ कोर्स एनर्जी खर्च करने की कैपेसिटी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ओके, तो क्या देखा कि हाँ यार इसका प्रोटीन तो अलग है, ये स्ट्रक्चर कुछ अलग सा है, राजमा कुछ अलग सा है बिल्कुल। और जो चिकन कुछ अलग सा है। एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज ऑन Okay. एवरीथिंग इज ऑन। हर एक चीज की कितनी वैल्यू है, कितना खाने से कितना मिलेगा, ये सब है। दिस इज नॉट बीइंग टॉट इनटू द लेबोरेटरीज कि ये कहीं पे उसके लिए भी एक मशीन निकाल दूंगा स्टार्टअप ओके जो सामने किसी के रखे और वो उसको बता डाले कि आपने चलो ये एग है लेकिन आपने इसका ऑमलेट बनाया तो उसमें। ये मोटापा होता क्यों है? लोगों का वजन बढ़ क्यों जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक समझना है कि लोगों का कहना है कि मोटापा सभी लोगों को मोटे तौर पे अपनी दिनचर्या किस तरीके की रखनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हुए मान लीजिए किसी व्यक्ति का 6 बजे उठने का समय है, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना है, हस्बैंड का, खासकर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो एक मोटे तौर पे रूटीन किस तरीके का रहना तो चाहिए? मैं आपको इसे अलग तरीके से समझाना चाहूंगा कि देयर आर सर्टेन गोल्डन रूल्स। थोड़े गोल्डन रूल्स हैं, आप सिर्फ अपने अंदर ये गोल्डन रूल्स डाल के रखिए। तो इनका वजन कितने समय बाद कम होने लग जाता है और कम होके कहाँ तक जाता है? अगर आम पेशेंट आप देखिए 40 BMI जैसे आपने कहा, वो करीबन पहले महीने में करीबन। अब आपके कोर कॉम्पिटेंस पे कि सर्जरी में एग्जैक्टली आप क्या करते हैं? सर्जरी भी बहुत प्रकार की होती है जी। एक होती है रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी जिसमें सिर्फ खाना खाने की कैपेसिटी कम करते हैं। ओके। एक होती है मैल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी, हम उसमें मैल एब्जॉर्प्शन या इंडाइजेशन क्रिएट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। मोटापा, बढ़ा हुआ वजन, एक्सेस वेट, ओबेसिटी, आप उसको जो मर्जी कहें, आज ये पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। और ये ऐसी मिस्ट्री है जिसका कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन नजर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम एविडेंस नाम के इस पॉडकास्ट में ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी परतें धीरे धीरे खोलें या पूरे तरीके से खोलें और ऐसे महानुभावों के साथ बात करें जो इस विधा में, इस नॉलेज, इस समस्या का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। और इस हमारा जो ये एविडेंस पॉडकास्ट है सिर्फ ओबेसिटी की समस्या को टैकल करने के लिए ही प्रयासरत है, और जिससे कि आप तक एक एविडेंस बेस्ड सच बात आपको पहुंचे। तो आज हमारे साथ में है इस विषय पे बात करने के लिए डॉक्टर मनीष मोटवानी, जो इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया के बहुत जाने माने विख्यात मेटाबॉलिक एंड बेरिएट्रिक सर्जन हैं, जिनको ये भी कह सकते हैं कि वेट लॉस सर्जन है सरल भाषा में। इन्होंने जो क्वालिफिकेशन तो हासिल किया ही है, वो एक अलग बात है, एमएस इन सर्जरी, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो फ्रांस हो, और चाहे वो सिंगापुर हो, वहां से जबरदस्त प्रैक्टिकल एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमा न जाने क्या क्या किया हुआ है। तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं डॉक्टर मनीष मोटवानी जी। नमस्ते जी, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और हमारे तरफ से कुछ कहने का मौका दिया जिससे हम लोगों के अंदर मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में कुछ ज्ञान बांट सकें या उनके अंदर कुछ नॉलेज ला सकें, जैसे वो समझे कि मोटापा सिर्फ एक दिखने में बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं है, जी। ये एक बड़ी बीमारी है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो डॉक्टर साहब। इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारी बातें करेंगे, तो आपसे भी उम्मीद है कि आप पॉडकास्ट को अंत तक देखेंगे, क्योंकि न जाने किस पॉइंट इन टाइम पे डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात बता दें जो हम सबको आगे लेके चलें और जीवन को बहुत ही खूबसूरत हम बना पाएं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, ये मोटापा होता क्यों है? लोगों का वजन बढ़ क्यों जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक समझना है कि लोगों का कहना है कि मोटापा हेरिडिटरी होता है। कभी कोई कहता है कि थायराइड की वजह से बढ़ता है। जी। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि एक सिंपल डेफिनेशन है कि जब हमारे शरीर में आने वाली एनर्जी हमारे शरीर से जाने वाली एनर्जी से ज़्यादा हो तो मोटापा आता है। ओके। मतलब अगर आने वाली एनर्जी ज़्यादा है कैसे मालूम पड़ेगा? मतलब हम कुछ ज़्यादा अंदर ले रहे हैं, मतलब खाने पीने के हिसाब से। जाने वाली एनर्जी मतलब क्या होता है? मतलब हम वो एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं। जी। मतलब किसी को एक्सरसाइज करने में कमजोरी है, नहीं कर सक रहे हैं, या बहुत सुस्ती है, या जी। आज के दिन में जो गैजेट्स देखिए आप हमारे पास, जी। हर एक चीज हमारे हाथ में और हमारे मोबाइल पे कंट्रोल्ड रहती है। तो मुझे याद है बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे हुआ करते थे
हम तो क्रिकेट खेलते थे, अभी तो हम क्रिकेट सिर्फ देखते हैं और वो आईपीएल होता है या हमारे हर सोसाइटी में अभी इंडिया T20 होती है, खत्म हुआ है। लेकिन हम रोज क्रिकेट खेलते थे। ओके। यहाँ तक कि वो क्रिकेट फील्ड से हमारे पेरेंट्स को हमको घर खींच के लाना पड़ता था। हाँ। अभी फिजिकल एक्टिविटी तो नजर आती नहीं है, सब लोग मोबाइल पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप हमारे पेरेंट्स का भी सोचें, तो तब मेरी मदर घर से निकलती थी, डॉक्टर है, बिजी प्रैक्टिशनर थी तभी वो भी, घर से निकलती थी, मार्केट जाती थी और हर सब्जी वाले के पास बेस्ट सब्जी उठा के हमारे लिए ले आती थी। जी। अभी इसके फायदे देखो, एक तो हमें ताज़ा ताज़ा सब्जी मिले, जी। लेकिन ये करते करते हमारी मदर का भी एक बहुत बड़ा चक्कर हो जाता था, जी। 1 से 1.5 से 2 घंटे का। आज के दिन में तो आपके कोई एक ऐप या दूसरा, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जी। आप प्रेस करो और 10 मिनट में आपके पास घर में सब्जी आ जाती है और इतनी सुंदर पैकिंग से होती है। जी। और आप विश्वास नहीं करोगे, वही सुंदर पैकिंग में 10 दिन भी रह सकती है। जब भी हमको मालूम है बाकियां तो 1 दिन में खराब हो जाती है, जी हाँ। तो हम ये समझ सकते हैं कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स कितने होंगे, हम्म। उसमें देखा जाए तो पॉइजन कितना होगा। जी। सो वेदर इट इज फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी कम हो गई है, या जो हेल्दी फूड हमें पहले मिलता था वो नहीं मिलता है, और जो हम खुद बाहर निकलते थे, हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता था क्योंकि हम खेलते थे कूदते थे, बच्चों में वो नजर नहीं आता है। मुझे लगता है ये सारे कारण कहीं ना कहीं पे हमारे शरीर पे काम करते हैं और हमारे शरीर में मोटापा आता है, और फिर हम बेचारे वो एक थायराइड को, या हम सिर्फ फैमिली में हमारे पेरेंट्स में कोई मोटा था उसको हम ब्लेम करते रहते हैं, जी। जबकि कारण हम खुद हैं। हाँ, 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 हाँ। तो आपके इस वक्तव्य से ये कम से कम एक काम तो अधिकतर लोग कर सकते हैं कि सब्ज़ी तो जाके खुद ही ले आएँ। तो जिससे थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी हो जाएगा, और दूसरा जो आपने कहा कि एक शुद्ध सब्ज़ी जो स्टोर करते टाइम अगर कुछ उसके ऊपर में एक्टिविटी हो गई है, हाँ। तो वो ना हो। तो डॉक्टर साहब अब आगे चलते हैं। अभी आपने कहा कि ये सारी की सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है जब किसी भी रास्ते से जब बात करें कि मैं तो कुछ खा भी नहीं रही हूँ। जब आपने कहा कि इनटेक, एनर्जी का इनटेक, उनका कहते हैं दिन में एक ही रोटी मान लीजिए खा रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि 10,000 कदम भी हम चल रहे हैं, तो वो एनर्जी आउट वाली बात। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि वजन न केवल कंट्रोल में आ नहीं रहा है, बल्कि धीरे 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 करके पंजाब से तो कुछ लोग, ये पता है क्या, वो 100 किलो कहते भी नहीं है डॉक्टर साहब, वो कहते हैं मैं 1 क्विंटल की हो गई हूँ। सो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझिए, सपोज जैसे मैं बीरियाट्रिक सर्जन हूँ, जी। तो हम आस्था बीरियाट्रिक्स चलाते हैं, जी। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जी, मेटाबॉलिक जी, जी। बीरियाट्रिक सर्जरी, और मैं पिछले 25 साल से सिर्फ यही करता हूँ। और 20,000 से ज़्यादा लोगों का आप ऑपरेशन अभी ऑपरेशन तक कर कर चुके हैं, चुके हैं। तो आप ये समझेंगे कि हमारी तो पूरी जिंदगी, पूरा मेडिकल करियर इसमें ही चला गया है। जी। तो ये जो आप बता रहे हैं तो हमारे लिए रोज की बात है सुनना। जी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सीखें, देखें और सुनें, जी। कि एक पेशेंट कहता है कि मैं 100 किलो की हूँ, जी। कहती है मैं 100 किलो की हूँ, और मैं तो सिर्फ एक चपाती खाती हूँ, मैं तो सिर्फ 2 चपाती खाती हूँ। लेकिन इतना तो क्लियर है कि उसके शरीर के 100 किलो को तो वो खाना पहुंचा रही है। हाँ। तो कहाँ से आता है? मतलब हमें ऐसे लगता है कि हम कम खा रहे हैं क्योंकि हम तभी सिर्फ हमारे मेन मील्स काउंट करते हैं, बट मेन मील्स के बीच में जो दूसरे मील्स होते हैं जिसे हम कचरा कहते हैं, ओके, 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 वो जो होते हैं ना, वो ऐसे कैलोरी बढ़ाते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता है। ओके। मैं तो सारा दिन कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन रात को मुझे एक चॉकलेट मूज या फिर मुझे एक आइसक्रीम खाने की आदत जरूर है। ओके, ओके। ऐसा समझना चाहिए हमें कि कुछ भी खाना बुरा नहीं है, जी। सब कुछ ठीक है, लेकिन हर एक चीज नियम से और रिस्पॉन्सिबल मैनर से होनी चाहिए, जी। तो हम हमारे बॉडी को हमेशा तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो गाइडलाइंस भी ऐसे हैं कि ऐसे थोड़ी कि आइसक्रीम नहीं खा सकते हो, चॉकलेट नहीं खा सकते हो, जी। लेकिन अगर आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना है तो सिर्फ एक रूल हमेशा याद रखिए, कि जो चीज आपको बहुत पसंद है, जो चीज आपको बहुत पसंद है उसे टेस्ट के लिए खाइए, पेट भरने के लिए कुछ और खाइए। ओके। तो इसी पे थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दीजिए कि अगर हमने एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल देखा है, हाँ। तो इन लोगों को या सभी लोगों को मोटे तौर पे अपनी दिनचर्या किस तरीके की रखनी चाहिए? एग्ज़ाम्पल लेते हुए मान लीजिए किसी व्यक्ति का 6 बजे उठने का समय है, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना है, हस्बैंड का, ख़ासकर से अगर हम महिलाओं की बात करें, तो एक मोटे तौर पे रूटीन किस तरीके का तो रहना मैं चाहिए? आपको इसे अलग तरीके से समझाना चाहूंगा कि जी। देर आर सर्टेन गोल्डन रूल्स, थोड़े गोल्डन रूल्स हैं। आप सिर्फ अपने अंदर ये गोल्डन रूल्स डाल के रखिए, फिर आप अपना टाइमिंग खुद सेट करिए, क्योंकि
साहब बोल रहे हैं 6 बजे, कोई होगा 7 बजे, कोई पौने 6 बजे उठता है। जी। बट आपको थोड़ी चीजें हैं जो समझ के रखनी चाहिए। एक, थोड़ा-थोड़ा खाना बार-बार खाइए। जब भी थोड़ा खाना खाते हैं, तो छोटे बाइट्स खाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जी, जी। जब भी छोटे बाइट्स खाते हैं, तो चबा-चबा के खाइए। जब भी चबा-चबा के खाएँगे तो दाँत ने अपना काम किया। भगवान ने अगर हमें दाँत दिया है, हमें इसोफेगस दिया है, सैलिवरी स्टमक दिया है, जी, इंटेस्टाइन दिया है, हर एक का एक पर्टिकुलर पर्पस है। जी, अगर आप खाना खा लोगे और पानी पी लोगे तो अब मुँह ने, दाँत ने, इसोफेगस ने, स्टमक ने तो कुछ काम किया नहीं, जी, डाइजेशन तो सीधा सिर्फ इंटेस्टाइन में चले जाएगा। जी, जी, तो हर भाग का अपना एक काम होता है। जी, तो थोड़ा-थोड़ा खाना बार-बार, जब भी थोड़ा खाना खाते हो छोटे बाइट्स, जब भी छोटे बाइट्स खाते हो चबा-चबा के, खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद पानी मत पीजिए। ओके, इंटेस्टाइन्स को, स्टमक को अपना काम करने दीजिए, डाइजेशन का काम करने दीजिए। बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा तीखा मत लीजिए, ओके, बहुत ज़्यादा स्वीट मत लीजिए। ओके, एंड 30 टू 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो करना चाहें, वॉक करो, जॉगिंग करो, योगा करो, जो करना है करो। कुछ ना कुछ आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। ये सब मैं बता रहा हूँ जैसे आप मोटापे के लाइन में ना घुसे। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हर डाइटिशियन के पास जाओ तो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा तो धीरे धीरे खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। एक कारण होता है उसका। हम जो लोगों को कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाइए, तो एक ऐसा रूल है कि या आप भागो जी, या अपने इंटेस्टाइन को भगाओ। ओके, अगर आप नहीं भाग सकते हो जी, तो हर 3 घंटे में इंटेस्टाइन को भगाओ, वहां पे भी एनर्जी खर्च होती है। ओके, ओके, जी। ये तो बहुत ही इंसाइटफुल आपने बात कही डॉक्टर साहब। प्रधानमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं हाँ। और उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की मतलब इतनी चिंता है कि इंडिपेंडेंस डे को लाल किले की प्राचीर से उनको ये कहना पड़ा कि सब लोग अपना ध्यान रखें, मोटापे की तरफ सब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए। तो ये क्या वास्तव में इतना बड़ा चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री जी बाकी सबकी कभी भी किसी ने बात नहीं की, हाँ। लेकिन ओबेसिटी या बढ़ते हुए वज़न की वजह से उन्होंने बात की। तो ये सबसे पहली बात तो ये ओबेसिटी एग्ज़ैक्टली क्या है? और क्या ये वास्तव में चिंता का विषय है? देखो, एक बात तो मैं बताऊं कि अ, आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बरोबर है? जी, तो जब एक देश का प्रधानमंत्री हमारे इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट पे जाता है जी, और कहता है कि मोटापे का ख्याल रखो, जी, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एक सिंपल चीज आपको बताऊंगा कि एक होता है हेल्थ, एक होता है ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो आज अगर हमारे अंदर मोटापा आता है तो मोटापा एक बीमारी नहीं आती है, मोटापे के साथ में 100 बीमारियां आती है। ओके, और फिर हम क्या करते हैं, हमारी जिंदगी बढ़ती रह में भर में हम सिर्फ वो बीमारियों से लड़ते रहते हैं जो मोटापे के वजह से आई, और मोटापे को साइड में रख देते हैं। ओके, मतलब बीमारियां बढ़ेगी तो देश की उन्नति कम होगी, बीमारियां बढ़ेगी तो देश का खर्चा बीमारियों की तरफ बढ़ता जाएगा, ओके, ओवरऑल देश का ग्रोथ तो कम होगा। जी, लेकिन एट द सेम टाइम क्या यह आप जानते हैं कि जब भी हमारा बीएमआई, क्या बीएमआई है मैं आपको आगे बताऊंगा, जी, लेकिन जब हमारा मोटापे का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चले जाता है जिसे ग्रेड 3 ओबेसिटी कहते हैं, तो हमारा 70% ब्रेन जी, सिर्फ शरीर को चलने में काम आता है। ओके, तो हमारे बाकी सारे दिन के कामकाज और प्रोडक्टिविटी और हमारे बिजनेस या हमारे प्रोफेशन में हमारा ब्रेन सिर्फ 30% काम करता है, 70% ब्रेन तो सिर्फ शरीर को चलाने में काम आता है। ओके, तो आप सोचिए, जब ये रिवर्स, और उसके बाद ही आज देश कितनी प्रगति कर रहा है। जी हाँ। अगर आप सोचो ये रिवर्स हो जाए हुँ, और शरीर चलाने में सिर्फ 20% ब्रेन का काम हो और 80% प्रोडक्टिविटी में जाए, तो सोचो देश अगर आज ये लेवल पे है तो कल क्या लेवल पे पहुंच जाएगा। हुँ, 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 हुँ। तो डब्ल्यूएचओ ने 2017 में कहा है जी, कि मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। ओके, मोटापा सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी है। ओके। आप ये शायद जानते भी होंगे, जी हाँ, दर्शकों को भी मालूम होना चाहिए कि आज मोटापा कैंसर और हार्ट डिजीज से बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी हो चुकी है। ओके, सो इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी कि लाल किले पे खड़े रह के प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को कहना पड़ता है कि दोस्तों अपना वजन संभालो।
क्योंकि उनको मालूम है कि हेल्थ भी जाएगी, उन्नति भी जाएगी और देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने कुछ एक सॉल्यूशन देने का भी उसी भाषण में प्रयत्न किया और बहुत सारे उनके जो एडवाइजरीज आते हैं, चाहे वो मन की बात से आए या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आए, उन्होंने ये भी कहा है कि अपने खाने में चीनी का और ऑयल का कंजम्पशन केवल 10% कम करें, जितना आपका चल रहा है। तो लेकिन ये नहीं समझ में आया कि 10 मान लीजिए कोई पहले ही बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो एक्चुअली कंजम्पशन इन खासकर से इन 2 चीज़ों पे जो उन्होंने अपना फोकस दिया है, वो कित एक्चुअल में कितना कंजम्पशन एक व्यक्ति का होना चाहिए? देखिए, इसमें तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा जी, कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मोटापा एक बीमारी है। ओके, बीमारी को बीमारी के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए ओके, और हर मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। ओके, प्राइम मिनिस्टर साहब का मुहिम है कि हम मोटापा कम करें, हुँ, हुँ, पर मोटापा कम करने की जो सलाह है वो रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स की तरफ से पेशेंट्स को लेनी चाहिए। ओके, आज अगर मैं यहाँ पे कुछ कह दूं, चलो मैं मोटापे का ट्रीटमेंट करता हूँ, तो हम एक रिस्पेक्टेबल सेंटर हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग सिर्फ ऐसे सुन के काम ना करें, ओके, इससे सिर्फ जागरूक हो कि मोटापा आपके लिए इम्पोर्टेंट है ओके, और फिर आप मोटापे के डॉक्टर के पास जाएं, जो आपको सलाह देंगे कि आपके स्टेज के हिसाब से आपकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए और वो ट्रीटमेंट वैसे करें। सो अगेन मैं एक बात बताऊंगा कि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। मोटापा एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है कि उसका सेंटिमेंटल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आपके आजू बाजू वाले या आपके दोस्त या घर वाले जो सलाह देते हैं, उनको बोलिए कि मैं मेरे शरीर की इज्जत करता हूं या मैं मेरे शरीर की इज्जत करती हूं और मैं मेरे शरीर पे डिसीजन लेने का हक सिर्फ उसको दूंगी या उसको दूंगा जो उसमें क्वालिफाइड है। जी, वरना ये तो ये बात हो गई कि सारी दुनिया में एक ही चीज फ्री है, जी हाँ, वो एडवाइस सलाह है। जी, फ्री की सलाह न लें। अगर मेडिकल प्रॉब्लम के लिए कोई फ्री की सलाह देता है, उसका मतलब ऐसा हो जाता है कि मनीष मोटवानी जो एक सर्जन है, बेरियाट्रिक सर्जन है, उसको आप बोलोगे कि बिल्डिंग खड़ी करो, जी, 2 दिन में बिल्डिंग गिर जाएगी। ओके, तो आप अपने शरीर की इज्जत करें, अपने शरीर पे डिसीजन लेने का हक सिर्फ उसे दें जिसको उसका नॉलेज हो। जी। थैंक यू सो मच इतनी और ये हमारा इस एविडेंस नाम के इस पॉडकास्ट का पर्पज़ ये होता है कि जो इस विधा में क्वालिफ़िकेशन रखते हो, उनसे ही इन सब चीज़ों की हम बात करें, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, इस बारे में डिस्कस करने के लिए और जो आपने कहा फ्री सलाह देने के लिए। आपने अपने इस प्रीवियस वक्तव्य में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया कि मोटापा एक मेडिकल इश्यू है और दूसरा आपने कहा कि इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इन दोनों शब्दों को हम जान लेते हैं। मेडिकल इश्यू होने का एग्ज़ैक्टली कि ये मेडिकल क्या कहा आपने कि मेडिकल प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो मेडिकल प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली क्या होता है? शरीर के साथ जो भी चीज़ होती है, घटित होता है, क्या वो सारी चीज़ें मेडिकल प्रॉब्लम है? और उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन मीन्स एग्ज़ैक्टली साइंटिफिक सॉल्यूशन का क्या तात्पर्य है? देखिए, मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है। ना सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम है, मोटापे को एक ओहदा दिया गया है। मोटापे को कहा गया है दैट मोटापा इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। मतलब बहुत सारी बीमारियां मोटापे से पैदा होती है। ओके। और मैं आपको बताऊंगा, हर वो बीमारी जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो खुद में एक बड़ी बीमारी है, हुँ, हुँ। लेकिन वो मोटापे से आई है। ओके, जैसे डायबिटीज, 65% ऑफ ओबीस आर डायबिटिक्स आर ओबीस। ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ, इनफर्टिलिटी, स्लीप एपनिया मतलब निद्रा नाश, मतलब जिसको रात को नींद में खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे आना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। खर्राटे आना मतलब कहाँ ना कहाँ तो आपका ऑक्सीजन अंदर बरोबर जा नहीं रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रहा है, और खर्राटे को सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना समझे। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ, ये सब छोड़िए, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इसे भी छोड़े तो आपको जान के हैरत होगी कि मोटापे की वजह से कैंसर भी होते हैं। जी। तो जब एक ऐसी बीमारी है जो ये सब बीमारियों का मूल कारण है,
और ऐसा नहीं कि वंस इन अ वाइल की एक आधे टक्के पेशेंट में हो सकता है। 68% डायबिटिक्स आर ओबीस, 70% ऑफ हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में मोटापा होता है, 75 to 80% स्लीप एपनिया पेशेंट्स में मोटापा हो जाता है, जी 60 to 70% पेशेंट्स जिसमें पीसीओडी है उसमें मोटापा होता है। ओके तो ये सब जो उसके परसेंटेजेस है वो कोई छोटे नहीं है, ओके ये बहुत कॉमन है। जी लेकिन मोटापे की एक चीज बहुत प्यारी है कि अगर मोटापा निकल जाए तो मोटापे से आई हुई बीमारियां भी शरीर से निकल जाती है। ओके ओके मोटापा का ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से किया जाए तो हम मोटापे को जड़ से उखाड़ सकते हैं ओके और लंबे टाइम के उखाड़ सकते हैं। ओके तो इसलिए मैंने कहा इसका साइंटिफिक इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेडिकल प्रॉब्लम है तो हर मेडिकल प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक इलाज होता है। जी एक सादी चीज, आप फीवर सोचो जी तो 99 डिग्री फीवर और 104 डिग्री फीवर की ट्रीटमेंट अलग होती है। जी लेकिन 104 डिग्री फीवर पे अगर आप एक दवाई दे दो पैरासिटामोल की जी तो फीवर थोड़ा तो कम होगा, फिर क्या होगा, वापस बढ़ जाएगा। तो 99 डिग्री फीवर और 104 डिग्री फीवर की भी ट्रीटमेंट अलग है। 170 शुगर ब्लड शुगर और 320 ब्लड शुगर की ट्रीटमेंट भी अलग है। जी हाँ तो जब भी ये चीजों की ट्रीटमेंट अलग है तो इनके जो मदर ऑफ ऑल डिजीज है मोटापा, उसका भी साइंटिफिक इलाज होता है। ओके और साइंटिफिक इलाज होता है स्टेज के हिसाब से। ओके स्टेजिंग होती है बीएमआई के द्वारा। ओके बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स, जी मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन। ओके और वो बीएमआई से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है या सुपर ओबीस कैटेगरी का है। ओके हर स्टेज एक अलग मेडिकल प्रॉब्लम है और हर स्टेज की ट्रीटमेंट अलग होती है। ओके डॉक्टर साहब आपने जो ये बीएमआई कही, और बीएमआई इज द फैक्टर टू डिटरमाइन वेदर समबडी इज ओबीज ग्रेड 1 का है या सुपर ओबीज है। बिल्कुल तो ये जो बीएमआई है मोटे तौर पे जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर्स का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट बिल्कुल वी आर टॉकिंग अबाउट। यस। अगर हम दो एग्जांपल्स में लेना चाहूँगा, और पर्पस ये है जो मैंने आपसे कहा कि बहुत जो इंटेंस डिस्कशन इस बारे में हम बात करें जिससे कि मन में किसी के संशय ना रहे और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे तोड़ें। तो जैसे कोई बॉडी बिल्डर्स होते हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर नाम में लेना चाहूँगा जिनका डेटा मुझे कहीं से मिला क्योंकि सबके अवेलेबल नहीं होते हैं। एक वरिंदर सिंह घूमन जी थे जो 188 सेंटीमीटर या 190 सेंटीमीटर फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन उनका हम दे 1 मीटर 90 सेंटीमीटर उनकी हाइट और 130 किलो उनका वजन। वो बॉडी बिल्डर थे, इस पूरी दुनिया के बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर थे। और अगर आप बीएमआई की कैलकुलेशन में देखें और अगर इसको विदिन 30 रखें, मान लीजिए विदिन 25 भी ना रखें बीएमआई को, तो उनका वजन ज़्यादा इस हाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 80 केजी होना चाहिए था। उनकी हाइट कितनी थी? 190 सेंटीमीटर, वन है ना। और लेकिन उनका वजन था 130 किलोमीटर, बट क्योंकि वो बॉडी बिल्डर थे तो भी वो 130 वाज इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या वो ओबीज माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे। देखिए एक चीज याद रखिए, मैं आपको एक बहुत सरलता से बताता हूँ। जी अगर आपका हाइट इन सेंटीमीटर्स आप काउंट करते हैं जी तो हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 जी इज योर आइडियल वेट। जी मोटा मोटी बता रहे हैं, जी। मतलब ज्यादा डिटेल में तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जी आपको हाँ, बताएंगे। परफेक्ट। हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 इज योर आइडियल वेट। ओके एंड इफ यू आर 15 से 20 किलो मोर देन आइडियल वेट, जी देन यू कम इनटू ओबीस कैटेगरी। जी तो अगर ये 190 सेंटीमीटर से तो उनका 90 किलो 90 किलो उनका होना चाहिए था। अगर वो 130 है तो 40 किलो ओवरवेट है। 40 किलो ओवरवेट मतलब मैं गारंटी से बताऊं वो 38 टू 40 बीएमआई होंगे, 36 टू 38 बीएमआई होंगे जी हाँ। और वो नॉर्मल वेट नहीं माने जा सकते। बट ही वाज अ मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जी। जिनमें फैट मास ज्यादा होता है, ओके बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें मसल मास ज्यादा होता है। ओके और अगर इसके लिए हम पेशेंट्स का अंदाजा डायरेक्टली वेट से नहीं लगाते हैं। ओके वेट एक इनिशियल पार्ट होता है जिससे हम ज्यादा चेकिंग करते हैं। ओके और ज्यादा चेकिंग जब भी हम बॉडी एनालिसिस मशीन पे करते हैं
तो उस पे हमको मालूम पड़ता है कि क्या उनका मसल मास ज्यादा है ओके कि फैट मास ज्यादा है। ओके तो मोटापा तभी होता है, जैसे आपने डेफिनेशन पूछी थी कि जब हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा इतनी बढ़ जाए वेरी कि नाइस हमारा वजन बढ़े। तो ओके अगर मसल्स बढ़ते हैं तो वो हेल्थ माना जाता है, फैट बढ़ता है तो उसको पुअर हेल्थ माना। बिल्कुल। तो अभी आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि ओबेसिटी में भी फिर आप एनालिसिस करते हैं कि 100%। मसल ज्यादा है या फैट ज्यादा है। ओके डॉक्टर साहब, अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा और आपको कुरेदने की कोशिश करता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर, क्योंकि ये सारे के सारे जो सवाल हैं सभी लोगों के मन में घूम रहे होते हैं। अब हम चलते हैं मान लीजिए सूमो रेसलर्स के पास। सूमो रेसलर्स का एवरेज जो वेट होता है वो 180 से 200 किलो होता है, उससे अदरवाइज वो सूमो कैटेगरी में आते ही नहीं है। और उनकी जो एवरेज हाइट होती है वो भी लगभग 190 सेंटीमीटर्स के आसपास ही होती है। लेकिन वो किसी भी दृष्टि से जब उनका एनालिसिस जो हम देखते हैं, उनको कोई भी मेडिकल कंडीशन अदर देन बढ़ा हुआ वजन, ऑफ कोर्स जब 200 किलो का कोई व्यक्ति 180 किलो का है और 180 उसकी हाइट है, बट दे वो बहुत ही हेल्दी होता है अपनी फिजिक में या मेडिकल कंडीशन में। इसके बारे में आपका क्या कहना हो? तो इसमें 2 चीज़ें बताऊँगा आपको। जी तो पहली चीज़, अ, हमें इन्फॉर्मेशन डिटेल निकालनी चाहिए जी क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैव मेडिकल प्रॉब्लम्स ओके और वो नॉनवेज इतना खाते हैं, ओके नॉनवेज इतना खाते हैं, शरीर के लिए अच्छा है, जी। प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं चाहिए होती है। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ ऑल्सो ऑलवेज ओके। ओके तो मैं खुद जानता हूँ, ऐसे डेटा पड़ा हुआ है बिकॉज़ हमारी फील्ड ही ये है, तो जी। और हम बहुत स्टडी करते हैं। और आपने तो 500 के आसपास पेपर्स भी लिखे हैं, तो पब्लिश हुए हैं। तो हाँ जी, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि वो गुड हेल्थ में होते हैं वैसा नहीं है, ओके दे आर एबनॉर्मल, ओके पहली चीज़। ओके क्योंकि अगर आप आम पॉपुलेशन देखें तो उसकी 0.00000001% भी वो नहीं है, जी हाँ वो आम आदमी नहीं है। जी हाँ हम यहाँ पे मेजॉरिटी के लिए बात जी करते हैं। तो जो रूल्स होते हैं सब होते हैं वो मेजॉरिटी के लिए होता है, जो ये 0.001% होते हैं वो स्पेशल केसेस होते हैं। ओके दूसरा, आप इनमें मेजॉरिटी में देखेंगे कि या डायबिटीज होती है या उनमें कार्डियोमेगाली होता है, ओके यानी हार्ट की साइज बढ़ जाती है, या उनमें किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके इसके लिए सुमो रेफलर्स कभी भी आप सुनोगे तो वो एक 8-10 साल के लिए प्रोमिनेंस में रहते हैं, जी हाँ बाद में गुम होके कभी एक्सपायर हो जाते हैं, आपके मालूम ही नहीं पड़ेगा। जी। तो जहाँ हमारी आज के दिन में बिकॉज ऑफ मेडिकल लाइफ एवरेज लाइफ हैज बिकम 70 to 80 ईयर्स, उनकी एवरेज लाइफ 40 to 45 ईयर्स होती है। ओके सो ये नहीं है कि वो फिट होते हैं, ओके लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना चाहिए कि वो सुमो रेसलर्स वो वजन के बावजूद ऐसे फिजिकल एफर्ट्स और एक्सर्शंस करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, जिससे उनकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए अच्छी तरह से चले। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्सेप्शनल केसेस हैं और एक्सेप्शनल केसेस कैन नॉट बी द रूल। यू कैन नॉट। हम जान जो कोशिश है हमारी एक आम नागरिक के लिए है जिनका वजन बढ़ता चला जा रहा है और ये समस्या समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। तो डॉक्टर साहब, अब किसी को ये पता चल जाता है, जो एक थंब रूल जैसे हमने बताया कि भाई आपका वजन इतना है और आपकी हाइट इतनी है, या हाइट -100 कि भाई मैं अभी ओबीज कैटेगरी में आ रहा हूँ, उसका ग्रेड क्या है वो भी एक जनरल फॉर्मूले से थंब रूल से पता चल जाता है। नेक्स्ट व्हाट? अब क्या करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले अपने मन में ये बात डाल दीजिए जी कि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, मोटापे का साइंटिफिक इलाज होना चाहिए और आपका वो इलाज करने का राइट सिर्फ उसको है जिसको उसका नॉलेज है। तो एक बात ये जान लीजिए कि जनरल प्रैक्टिशनर्स मोटापे को नहीं ट्रीट करते हैं, बड़े बड़े फिजिशियंस मोटापे को नहीं ट्रीट करते हैं, बड़े बड़े गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट मोटापे को ट्रीट नहीं करते हैं, सबसे बड़े में बड़े कैंसर सर्जन मोटापे को ट्रीट नहीं करते हैं। जी हमें मोटापे को एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम समझना चाहिए और मोटापे का साइंटिफिक इलाज करवाने के लिए सिर्फ वही डॉक्टर के पास जाएं जिनको मोटापे के ट्रीटमेंट का नॉलेज हो। क्योंकि जो मैंने हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 कहा है वो सिर्फ आपको जगाने के लिए कहा है, जिससे आपको मालूम पड़ जाए जी हाँ जी। कि आप में मोटापा है। ट्रीटमेंट उसके हिसाब से नहीं होती है, ट्रीटमेंट बीएमआई के हिसाब से होगी, ट्रीटमेंट बॉडी एनालिसिस के हिसाब से होगी। ओके जहाँ पे वो डॉक्टर अगर मोटापे को ट्रीट करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके पास वो स्पेशलाइज्ड बॉडी एनालिसिस मशीन होनी चाहिए। जी अगर सिर्फ वेइंग मशीन है और सिर्फ हाइट की
मशीन है तो उससे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो Okay. बॉडी एनालिसिस से हमें मालूम पड़ना चाहिए आप में फैट कितना है, आप में मसल्स कितना है, आप में वाटर कितना है, आप में बोन मास कितना है, Okay. आपके मसल्स डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, आपका बीएमआर सही है, गलत है, Okay. आपका बॉडी स्कोर क्या है, Okay. आपकी फिटनेस लेवल क्या है, ये हमें पूरा फाइंड आउट करना पड़ता है। बिकॉज मैं बार बार Okay. और आपके पॉडकास्ट के साथ में के जरिए से और 6 बार बताऊंगा जी कि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है। जी हाँ, जी हाँ, मेडिकल प्रॉब्लम को साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। जी हाँ। तो ये बहुत सारी चीजें हम देखते हैं और वो देखने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट क्या 25 से कम बीएमआई है, नॉर्मल वेट, 25 टू 29.9 बीएमआई ओवरवेट, 30 टू 34.9 बीएमआई ग्रेड 1 ओबीस, 35 टू 39.9 बीएमआई ग्रेड 2 ओबीस, 40 टू 49 बीएमआई है ग्रेड 3 ओबीस, या 50 से ज्यादा बीएमआई है सुपर ओबीस। तो ये कैटेगरी हम फाइंड आउट करते हैं और ये कैटेगरी और आपकी बॉडी एनालिसिस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। क्योंकि मोटापे की ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है जी और मोटापे के डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं। जी आज मेरे घर में मेरी सर्वेंट से मेरी कुक से मेरा लिफ्टमैन से मेरा वॉचमैन या मेरा ड्राइवर, ये सारे मोटापे के डॉक्टर हैं। जी कोई बोलेगा कि आज नींबू पानी पी लो तो आपका वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। कोई बोलेगा कि वो हल्दी का पानी पी लो तो मोटापा कम हो जाएगा, कोई बोलेगा 2 चम्मच शक्कर कम खा लो तो मोटापा कम हो जाएगा, कोई बोलेगा वो अदरक का पानी पी लो तो मोटापा कम हो जाएगा। अरे मेरे भाई, अगर ऐसे कम होता तो हर साल मोटापे से इतने लोग मरते क्यों थे? जी बस आप ही को ढूंढ रहे थे कि आप ये सलाह दो तो हम कम हो जाएं। हाँ हाँ तो याद रखिए कि मोटापे के लिए साइंटिफिक इलाज जरूरी होता है। तो जब एक पेशेंट नॉर्मल वेट होता है तो जो मैंने 7 आपको बताई थी चीजें, जी हाँ थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाओ, जब भी थोड़ा खाना खाते छोटे छोटे बाइट खाओ, छोटे बाइट खाते चबा चबा के खाओ, खाने के आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद पानी मत पियो, बहुत ज्यादा तेल तीखा मत खाओ। ओके आपको मालूम है पानी नहीं मिलने वाला है आधा घंटा, तो बहुत ज्यादा तेल तीखा वैसे भी नहीं खाओगी। जी हाँ बहुत ज्यादा मीठा मत खाओ, मतलब मन मत मारो, ओके नहीं तो मन मारोगे तो एक दिन बहुत ज्यादा खा लो। इसलिए ओके थोड़ा थोड़ा खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके रसगुल्ले पसंद है उसको पूरा निचोड़ो और खाओ, लेकिन 10 दिन में एक बार खाओ। ओके बरोबर बात है। जी 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 और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा चलो, ओके थोड़ा सा योगा करो, तो नॉर्मल वेट वालों के लिए ये ट्रीटमेंट होती है। जैसे आप ओवरवेट कैटेगरी में आ जाते हो, यानी 25 टू 29.9 बीएमआई, मतलब करीबन 7 से 10 या 12 किलो ओवरवेट, जी तो भी आपके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। ओके डाइट, एक्सरसाइज, जिम, योगा, ओके मेडिसिन, इंजेक्टेबल्स, ओके लाइपोसक्शन, टमी टक, ओके बहुत सारे ऑप्शंस है फॉर 25 टू 29.9 बीएमआई, ओके जिससे आप 5 से 7 किलो कम भी करोगे और मेंटेन भी रखोगे और आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हो। सो 25 टू 29.9 बीएमआई के लिए जिम, योगा, एक्सरसाइज, यू लाइपो, लाइपोसक्शन, टमी टक, इंजेक्शन, मेडिसिन, हर्बलाइफ, बलून्स, मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू। ओके बट रिमेंबर, मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, हर स्टेज एक अलग मेडिकल प्रॉब्लम है और हर स्टेज की अलग ट्रीटमेंट होती है। ओके जब तक राइट स्टेज पे राइट पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, उसे राइट रिजल्ट नहीं आएगी। और रिजल्ट क्या होती है? ओके मोटापे की रिजल्ट क्या होती है? मोटापे की रिजल्ट होती है कि मोटापा कम हो, मोटापे से आई हुई बीमारियां निकल जाए और मोटापा वापस न बढ़े, उसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके लेकिन अगर आप 25 किलो के लिए वजन कम करने के लिए आप डाइट एक्सरसाइज करोगे तो अनरीजनेबल चीज है। ओके आपके डाइटिशियन भी कभी कभी ऐसे जोश में आ जाते हैं, चलो मैं तो करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। अरे पर मेरे भाई या मेरी बहन, एक बार दिखाने की बात नहीं होती है। ओके वो वापस अगर वजन कम हो जाएगा, बढ़ेगा, तभी आप क्या करोगे? तभी वो पेशेंट, या जिसको डाइटिशियंस क्लाइंट कहते हैं, ओके हम पेशेंट कहते हैं, जी वो सोचेगा मेरी गलती नहीं थी, मैं तो कम किया। डाइटिशियन ने गाइड नहीं किया, वो दूसरे के पास जाएगा, फिर Okay. तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा। हर बार ये वेट अप एंड डाउन, जिसे योयो इफेक्ट कहते हैं, वो हो जाएगा। और जब भी योयो इफेक्ट होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बॉडी में, ओके ओके और हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो शरीर के लिए और खतरनाक हो जाते हैं। ओके यहाँ वजन बढ़ा के रखो या कम रखो, ओके लेकिन ये अप एंड डाउन करोगे तो शरीर के लिए ठीक नहीं है। ओके तो मेन इंपॉर्टेंट है ये समझिए ओके कि आप कौन से बीएमआई कैटेगरी में हो और आपके लिए क्या ट्रीटमेंट है।
जब तक आप 30 से कम बीएमआई हो यानी 29.9 आपके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, ओके लेकिन वो भी अंडर सुपरविजन होनी चाहिए, ओके डाइटिशियन के थ्रू होनी चाहिए, ओके अपने हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके। नहीं तो आपको याद है मैंने क्या बताया, वो ऐसे हो जाएगा जैसे डॉक्टर मनीष मोटवानी को बोलो कि बिल्डिंग बांध दो, हाँ जी बिल्कुल 2 सही। दिन में बिल्डिंग गिर जाएगी। जी 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 तो हमें ये समझना जरूरी है हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें क्या चीज के लिए क्या करना चाहिए, और पेशेंट को भी समझना चाहिए जी कि उनको खुद के शरीर का रिस्पेक्ट करना है। जी हाँ एबनॉर्मल चीजें अगर आ गई शरीर में तो हम छोटे छोटे मेथड से उसको ठीक नहीं कर सकते। एक बार वो 30 बीएमआई के ऊपर आ जाता है या आ जाती है, ज्यादा आ जाती है क्योंकि मोटापा 60% लेडीज में होती है। जी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, देखो यहाँ जी पे तो वुमेन ज्यादा है, जी हाँ 60% वुमेन में होता है। आपको मालूम है रीजन क्या है? बताइए 60% इसके लिए कि हस्बैंड तो घर के बाहर निकलेगा, 100 जगह पे काम पे जाएगा, 100 चीजें करेगा, लेकिन लेडीज अगर काम पे भी जाए और अपने बच्चों को भी संभाले, घर की संभाल भी करे, उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। ओके इसके लिए वजन बढ़ता है। मतलब वो ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी वजन उनका बढ़ता है क्योंकि वो वजन उस तरीके से खर्चा नहीं कर सकते जितना करना चाहिए। ओके सो हम एक बार 30 बीएमआई के ऊपर आ जाते हैं तो एक बात ध्यान में रख लें, फिर नॉन सर्जिकल वेट लॉस ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकती। ओके 30 के ऊपर आ गए तो सिर्फ वेट लॉस सर्जरी यानी बेरियाट्रिक सर्जरी आपके लिए एकमात्र इलाज है जिससे वजन कम होगा और लंबे टाइम के लिए कम रहेगा। ओके और इसके लिए बहुत सारी सर्जरीज होती है, बट इतना बात ध्यान में डाल दें कि लेस देन 30 बीएमआई नो सर्जरी, मोर देन 30 बीएमआई ओनली सर्जरी। ओके तो अगर हम देखें भारतीय महिलाओं की जो एवरेज हाइट है वो 5 फुट 3 इंच के आसपास होती है तो तो 5 फुट या 5 फुट से 1 इंच कम, 5-3 तक नहीं जाती है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास अगर रोज ओपीडी में 25 पेशेंट आते हैं, जी उसमें 15 फीमेल्स होती है, तो उनकी एवरेज हाइट 5 फीट रहती है। 5 फीट है चलिए 5 फीट मान लीजिए हम लेके चलते हैं तो 5 फीट पे अगर हम हेल्दी बीएमआई की बात करें 25 या उससे कम की बात करें तो ये मे बी 65 केजी के आसपास वजन नहीं, 50 से 55 किलो 55 किलो होता है तो हमारा चलिए मान लीजिए 58 तक भी वो ठीक होता है। चले। तो इस केस में लोगों को किस पॉइंट इन ध्यान टाइम पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो भी लेडी 58 55 के आसपास होती है उनका ये कहीं मन में धारणा हो जाती है कि भाई मेरा तो वजन ठीक ही है और उनके मन में ये भी गुरूर हो सकता है कि मेरा वजन तो बढ़ नहीं सकता, मेरी पड़ोसन का बढ़ सकता है, मेरी जिठानी का बढ़ सकता है बट मेरा तो नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए आपके लिए जो कभी ऐसी स्टेटस पे आए ही नहीं कि वजन 60 से ज्यादा 58 से ज्यादा जाए ही नहीं, उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो 5 तो मेथड आपने बता ही दिए हैं। सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि अगर आप 150 या 5 फीट हो या 5'1" या 5'2" या 5'3" हो और आपका अराउंड 55 to 60 या 65 के बीच में वजन है और आप उसको मेंटेन रख सकते हो, वो जो 7 तरीके हमने बताए, तो बहुत बढ़िया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज के दिन में जो वर्किंग लेडीज होती हैं वो बहुत अवेयर हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रॉपर शेप में आए जी और हमारा थोड़ा भी वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे पास बहुत आते हैं, तो जहाँ पे हम इतने सारे पेशेंट्स को हर महीने में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे उससे 10 टाइम ज़्यादा आते हैं जो ऑपरेशन वाले नहीं रहते हैं। ओके तो एक बात समझिए कि बस आप और कुछ मत करो, आपको अपना मेंटेन रखना है तो वो गोल्डन रूल्स फॉलो करो। वो गोल्डन रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी। ओके और वो जो मैंने एक गोल्डन रूल आपको बताया जो मैं पिछले 20 सालों से फॉलो करता हूँ कि जो चीज आपको बहुत पसंद है एक दिन दबा मन मत मारो, ओके उससे कभी वो पेट भरने के लिए यूज मत करो। मॉडरेशन में एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ऑलवेज गुड। और पेट भरने के लिए कुछ और होना चाहिए, ताकत आने के लिए कुछ और होना चाहिए। ओके जब हम वजन की बात करते हैं जनरल हेल्थ की बात करते हैं डॉक्टर साहब तो ये 2-3 चीज़ें डेफिनेटली सामने आती हैं और जो आपने अपने स्टार्टिंग में कहा एनर्जी इन और एनर्जी आउट की आपने बात कही, एनर्जी बैलेंस की मोटे तौर पे बात कही। अगर हम इसको क्रूड भाषा में बोलें जो कि शब्द सभी लोग इस्तेमाल करते हैं कि कैलोरी
कि हम क्या खा रहे हैं, समोसे की कैलोरी वर्सेस पराठे की कैलोरी, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम एविडेंस है और आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति क्वालिफाइड होगा। आप चुनिंदा, मैं तो नंबर 1 ही आपको कहना चाहूँगा, बट आपने मॉडेस्टली अपने आप को कहा कि भई इस देश के चुने हुए 5 सर्जन्स में से इस सब्जेक्ट की विधायक। तो मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे, एज द एविडेंस, कि क्या आपने अपने करिकुलम के दौरान, पढ़ाई के दौरान, एक्सपीरियंस के दौरान कभी किसी चीज़ की कैलोरी अपने सामने नापी है क्या? कि कोई मशीन ऐसी है जिसमें समोसा आपने रखा या पराठा रखा या चावल रखे और उसने मशीन ने डिस्प्ले कर दिया कि भाई ये इसके अंदर कैलोरी एग्जिस्ट कर रही है? आज के दिन में तो इट इज़ अ रूल दैट हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो पैक फूड हो, जी तो हमें वहाँ पे कैलोरीज लिखी हुई होनी चाहिए। जी एक चीज़। दूसरा, आज कोई भी आप रिस्पॉन्सिबल रेस्टोरेंट में जाएंगे जी और जो हम अभी ट्रेंड देखते हैं, हर रेस्टोरेंट में उसके खाने की के बाजू में उसका लिखा रहता है व्हाट कैलोरीज, बिकॉज पीपल आर नाउ कॉन्शियस। और हमारे करियर में तो हमारे यहाँ पे जूनियर मोस्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो होगी, जी वो आपको कैलोरी चार्ट और हर चीज़ की कैलोरी आपको आधे नींद से उठाएंगे तो भी बता सकते हैं। जी तो कैलोरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इनटेक आउटपुट देखना रहता है। सो कैलोरी इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। नहीं, वो ठीक है, वो तो दैट इज अंडरस्टूड, और जो लिखा हुआ भी है पैकेट पे। मेरा जो सवाल ये था कि एज द एविडेंस, हाँ, क्या आपने कभी एक्चुअली मेजर कहा यार ये तो कह रहा है, ये जो बुक है, डाइटिशियन है या गूगल है, रेडी रेकनर है, ये कह रहा है कि समोसे में सपोज 300 कैलोरी है। आपने कभी अपने करियर के दौरान मेजर किया है कि भाई मैंने एक मशीन, अभी आपने मशीन, आपने बात किया कि बॉडी एनालाइजर, मुझे पता है ये, क्योंकि हम भी कॉन्फ्रेंस में कभी कभी चले जाते हैं तो वहाँ पे ये इन बॉडी एनालाइजर जो भी होता बॉडी है, इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे बिकॉज उसके पास में आई थिंक 10,000 रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक की मशीनें वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं कि क्या एक्यूरेसी, क्या प्रेसिजन वो दे रहा है। 52 लाख वाली भी 52, जो अच्छा हमारे 52 लाख, आपके पास 52 लाख वाली। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्या इस टाइप की चीज एनालिसिस, जहां पे आपकी आंखों के आगे एक डिस्प्ले दिखाई दे कि भाई ये मैंने मशीन खोली, इसमें मैंने समोसा रखा, ढक्कन बंद किया और 3-5 मिनट की जो भी प्रोसेसिंग है, आधा घंटे की, और उसके बाद में बता दिया कि भाई इस मटर पनीर में या इस समोसे में इतनी कैलोरीज हैं, या ये सब हाइपोथेटिकल या कैलकुलेटेड फिगर्स होता है? तो आपने तो आज मुझे एक स्टार्टअप के लिए एक नई आइडिया बता दी है। जी तो मैं अभी इसमें टीम को लगा दूंगा। अभी तक अगर एक समोसा सामने आता है जी तो हमारा माइंड इस पे काम करता था जी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई है, ओके और हमें भी टाइम नहीं लगता है जी। 2 मिनट में बता सकते हैं, आधे मिनट में बता सकते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर ऐसी मशीन आ जाए ओके तो ये मशीन तो बहुत चलने वाली है। तो आपने मुझे एक स्टार्टअप की आइडिया दे दी है। जी। मशीन अभी तक तो नहीं है, ओके। लेकिन आप उम्मीद करें, जी। आपने मेरे अंदर एक आइडिया डाल दी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कंफर्मिंग दिस। दूसरा जो इसके अंदर एक और चीज होती है, इसका जो दूसरा पहलू है कि जिसको हम कहें कि कैलोरी का यूटिलाइजेशन, कि मैंने योगा किया या जुम्बा किया या सूर्य नमस्कार किया और मुझे ये पता चला कि भाई आपने इतनी कैलोरी बर्न कर ली, ये कैसे पता चलता है? उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? अभी आप कहेंगे कि भाई एक घड़ी हमने पहन ली और उस घड़ी पे लिखा हुआ आया, तो ये एग्जैक्टली अगर मुझे पता चलाना है द रियल एविडेंस कि यस ये मेरा बीएमआर है, ये क्योंकि सबका तो 2000 नहीं हो सकता है, या सबका, महिलाओं का सबका 1600 तो नहीं हो सकता है, तो ये कैसे पता चलता है कि क्या इसका एक रियल साइंटिफिक एविडेंस हो सकता है कि मैं कहीं जाऊं और मुझे एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता? आज अगर हम जो किताबों में देखते हैं चीज़ें, जी तो डॉक्टर्स की एक बात बहुत प्यारी होती है जी कि जब भी डॉक्टर्स जहाँ चलते हैं ना, जी हाँ। वो नहीं कहते कि मेरे पीछे मेरी बैग है जिसमें हमारा सारा एविडेंस है। ओके डॉक्टर्स जब भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, जी। वो अपना एविडेंस अपने ट्रीटमेंट के आगे रखते हैं। ओके ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस विल आई ट्रीट एनीथिंग। ओके और ये जो आप बता रहे हैं, इस पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज एंड सर्वेज आर देयर ओके would say that even by a small action of moving your hand, ओके yeah, even by a small action of a small yoga or a breathing exercise, how much calorie you are going to lose. ओके So ये जो आपको आज के दिन में दिखाई देता है, जिसमें आज तो चलो खैर AI और चैट जीपीटी आपको बहुत हेल्प कर लेती है, डीप सीक हेल्प कर लेती है, बट ये सारे एविडेंस बेस्ड है। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एविडेंस बेस्ड नहीं है। ओके सो व्हाट
मूवमेंट्स आपकी आपकी कितनी कैलोरीज लूज करेंगे, ये पूरा साइंटिफिक है। ओके, लेकिन आपको अपने करिकुलम के दौरान जितनी भी पढ़ाइयाँ हुई हैं, कभी भी वहाँ से दिखाया नहीं गया है, जो भी लिखा गया है, ये मानते हुए कि जो भी लिखा गया है, किसी ने कुछ स्टडी की होंगी और वो लिखा गया है और उसको हम मान के चल लेते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये साइंटिफिक बेस्ड, जी, जी। इसके ऊपर थीसिस लिखे हुए हैं, इसके जी, ऊपर जी। पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑन फेस वैल्यू। ऑन द फेस वैल्यू ऑफ दिस। अब इस आगे चले तो जब आपके पास कोई एक व्यक्ति आता है तो आप पहले उसका एनालिसिस करते हैं, जो आपने कहा कि बुखार 99 तो अलग और अगर 104 है तो अलग, 30 बीएमआई अलग, उसका ट्रीटमेंट आप देंगे। तो क्या कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत ही कम बीएमआई में से बिलो 28 वैसे आ जाते हैं, तो आप उनके लिए अलग ट्रीटमेंट बताते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज है और आपका जो आस्था हॉस्पिटल जो मुलुंड में है और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, आपके वॉल्यूम्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन आप उनको कह देते हैं कि भाई अभी मेरे पास आने का सही समय नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ सर्जरी, दिस दिस इज व्हाट यू कैन डू, एंड देन द अदर केसेस गो इन फॉर द सर्जरी पार्ट ऑफ इट। एब्सोल्युटली, देखिए क्या है, सबसे पहले तो आस्था बेरियाट्रिक्स इज अ COE, करेक्ट, इट इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेटाबॉलिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी। करेक्ट। हमारे यहाँ पे अगर आप कभी आएंगे तो हर महीने में करीबन या 1.5 महीने में 12-15 सर्जन्स पूरे इंडिया से, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट से आएंगे, अफ्रीका से आएंगे, जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं हमारे हॉस्पिटल में। ओके। सो दिस इज आस्था बेरियाट्रिक्स। अभी ये आस्था बेरियाट्रिक्स में हमारे पास उसका एक वर्टिकल और एक है, जी। जो है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। ओके। तो हम यहाँ पे सिर्फ बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं करते, एज पर अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है कि एवरी स्टेज इज अ डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम और हर स्टेज की डिफरेंट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ओके। तो अगर मेरे पास एक पेशेंट 28 BMI का है और मुझे आके कहता है कि मुझे ऑपरेट करो, तो मैं उसको नहीं कहूँगा। ओके। अगर वो बोलेगा कि नहीं नहीं तो मैं 20 किलो बढ़ा के आऊँगा आपके पास, मैं बोला वो आपका प्रॉब्लम, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सेंटर का मैं खुद इंटरनल मंथली ऑडिट करता हूँ और जी। हमारी सोसाइटी इसका क्वार्टरली ऑडिट करती है, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑडिट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताया जाता है। और आज आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू से दैट मेरी टीम इतनी स्ट्रांग है जी। और इतनी पर्टिकुलर है और इतनी सेंसिटिव है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि हम ये अभी जो मुझे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी रिन्यू किया गया है, जब 1 महीना पहले, दिस इज द 4th टाइम मेरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुआ। जी। सो देर आर ओनली 2 सेंटर्स इन मुंबई, ओनली 10 इन द कंट्री विच आर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। ओके। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक होती है एथिकल ट्रीटमेंट, जी। सेकेंड ट्रीटमेंट होती है, सेकेंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रेनिंग, हमारे यहाँ से फेलोशिप्स होती है, हमारे यहाँ से लोग ट्रेन होके जाते हैं। ओके। हमारी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक तो हमें हमारे पेशेंट्स में जितना हो सके कॉम्प्लिकेशंस कभी नहीं होने चाहिए, ओके। लेकिन अगर पूरी इंडिया में कोई भी पेशेंट को कभी अगर इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम या कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी, ओके। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पेशेंट यहाँ पे आए, ओके। हमारे पास आके ठीक होके वापस जाएं, ओके। जो मेरी जिम्मेदारी है। ओके। और ऐसे पेशेंट्स को सर्जिकल चार्जेस भी हम नहीं लेते हैं, ओके। बिकॉज मेरा ही कोई सर्जिकल कलीग है ओके। जिसने किया नहीं है, जिसके हॉस्पिटल में शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, कोई भी डॉक्टर कभी चाह के नहीं करेगा, जी। जी। लेकिन अगर कुछ हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कि मैं उनकी मदद करूं, या उनके हॉस्पिटल जाके उनकी मदद करूं, या इधर बुला के करूं। सो दिस हैज बीन आवर ट्रेंड सिंस ईयर्स एंड ईयर्स। एंड हमारी कम्युनिटी जो है ना, ओबेसिटी सर्जिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बहुत सुंदर कम्युनिटी है, और कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर सो हेल्पफुल टू ईच अदर। जी। तो आज जो स्टेज पे कोई और है, पहले वो स्टेज पे शायद कभी तो मैं भी था, करेक्ट। तो हमें इतना सपोर्ट मिला तो आज हम भी सपोर्ट देते। इसके लिए ओनली द राइट ट्रीटमेंट एट द राइट स्टेज इज द आइडियल थिंग। ओके। 30 से कम BMI को हम हाथ लगाएंगे नहीं, ओके। और 30 के ज़्यादा BMI को हम कभी वो सलाह देंगे नहीं कि तुम डाइट में जाओ, बिकॉज हमें मालूम है वो वजन कम करेगा, वापस बढ़ाने वाला है, फिर नाम किसका, हमारा ही खराब होता है। तो अभी आपने कहा कि एथिकल ट्रीटमेंट आपके यहाँ होता है, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर मान लीजिए कोई 40 वाला बीएमआई वाला आपके पास आता है और एक सर्जरी जो भी आपने डिसाइड किया वो किया, तो इनका वजन कितने समय बाद कम होने लग जाता है और कम होके कहाँ तक जाता है? आपके में कुछ एविडेंसेस देख रहा था, टेस्टिमोनियल जिसको कहें, 140 प्लस वाले भी, आप 140 केजी वाले भी आपके पास आते हैं। हमारे पास 75 किलो का पेशेंट जो 50 होना चाहिए, ओके। वहाँ से 417 किलो का पेशेंट हाईएस्ट हमने हमारे यहाँ पे ऑपरेट किया है। ओके। और
वेट लॉस तो ऐसे होता है, अगर आम पेशेंट आप देखें 40 बीएमआई जैसे आपने कहा, तो वो करीबन पहले महीने में करीबन 7 से 12 या 14 किलो कम करेंगे, दूसरे महीने में करीबन 3 से 7 या 10 किलो कम करेंगे ओके, और तीसरे महीने से 3 से 5 किलो हर महीने में कम करेंगे, जब तक वो वज़न पे नहीं पहुँचते जो हमने उनके लिए डिसाइड किया है, 2 ओके, किलो 5 किलो आगे पीछे। ओके, तो द कंसेप्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ कि हमें सडन वेट लॉस नहीं चाहिए। ओके, हमें स्लो स्टेडी ग्रेजुअल वेट लॉस चाहिए, ओके, लॉन्ग टर्म वेट लॉस चाहिए, ओके, जिसके फायदे इतने ज्यादा रहते हैं। इसके लिए सर्जरी ऐसे की जाती है ओके, कि वजन स्लो एंड स्टेडी कम हो। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मैंने सर्जरी कर ली वजन कम होगा या नहीं होगा, ओके, आज कम हुआ कल नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, सर्जरी इज अ साइंटिफिक सॉल्यूशन टू अ मेडिकल प्रॉब्लम कॉल्ड एज ओबेसिटी, और इसमें साइंटिफिकली वजन कम होना है और आप मोटा मोटी 2-5 किलो आगे पीछे वो वजन पे जाके पहुंचोगे जो हमने आपके लिए डिसाइड किया, बिकॉज इसका हर स्टेज जी, एक मेजर्ड स्टेज है। मिलीमीटर टू मिलीमीटर परफेक्शन से ऑपरेशंस किए जाते ओके। अब आपके कोर कॉम्पिटेंस पे कि सर्जरी में एग्ज़ैक्टली आप क्या करते हैं? हैं। तो सर्जरी भी बहुत प्रकार की होती है। जी, एक होती है रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी जिसमें सिर्फ खाना खाने की कैपेसिटी कम करते हैं। ओके, एक होती है मैल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी, हम उसमें मैल एब्जॉर्प्शन या इंडाइजेशन क्रिएट करते हैं कि आप खाओ तो भी वजन जमा नहीं होना चाहिए। और एक होता है हाइब्रिड सर्जरी, ओके, जिसमें रिस्ट्रिक्शन भी होता है और मैल एब्जॉर्प्शन भी होता है। ओके, और ये दोनों को जब भी हम साथ में करते हैं ओके, तो एक बैलेंस सर्जरी आती है। ओके, और ये बैलेंस सर्जरी ऐसे होती है कि जैसे रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी हो तो बहुत प्रकार की सर्जरीज होती है, जैसे गैस्ट्रिक बैंड है, गैस्ट्रिक बलून है, गैस्ट्रिक स्लीव है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। जो हाइब्रिड प्रोसीजर्स होते हैं वो होते हैं लाइक गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर्स, मेनली ये प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, फिर उसमें हमको और रिस्ट्रिक्शन ऐड करना है तो उसमें एक बैंड डाल देते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बट ओके, बाय एंड लार्ज द थ्री कॉमनेस्ट प्रोसीजर्स आर laparoscopic sleeve gastrectomy, वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास जिसे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास भी कहते हैं, और तीसरा होता है रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास। ओके, तो हर सर्जरी के अलग इंडिकेशंस होते हैं, हर स्टेज पे अलग सर्जरी होती है। किसको डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज नहीं है, सर्जरी बदल जाती है। ओके, कोई अनमैरिड है, मैरिड है, सर्जरी बदल जाती है। किसको बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा है, उसकी सर्जरी बदल जाती है। ओके, किसको बच्चे चाहिए हुँ, और वो दुनिया भर के आईवीएफ और आईयूआई कर चुके हैं, वो बताते हैं तुम्हारी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन बच्चा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए अलग सर्जरी है। ओके, सो ओके, वी हैव गॉट मोर देन 600-700 कपल्स ओके, जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 आईवीएफ किए, ओके, 5-5, 10-10 आईयूआई किए, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ओके, और उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुए। ओके। और एक बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद में रिज़ल्ट प्रेगनेंसी हो मिला। गई। ओके, और आप जान के हैरत होगी, नॉर्मली कहते हैं ना कि अगर बच्चा होना चाहिए तो 40 के पहले कर लो, बाद में ओके, तो नहीं होता है। और आज के दिन में तो सारी गर्ल्स को भी 38 के बाद तो शादी करने की, करियर फर्स्ट। तो ये अभी बहुत लोग बढ़ रहे हैं जो 40, 42, 45, 46 के हो गए, उसके बाद प्लान करते हैं कि बच्चा करना है। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम एज पे हमने पेशेंट को डिलीवर करवाया है, प्रेग्नेंट किया है नहीं कहूँगा, डिलीवर करवाया है ओके, आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी इज 53 इयर्स। ओके, 53 के उम्र में पेशेंट कंसीव की है। ओके। तो यानी कि मिरेक्युलस रिज़ल्ट्स इसके अंदर मिल जाते हैं। मिराकुलस रिजल्ट्स, और आई वुड कॉल इट साइंटिफिक ओके, रिजल्ट्स। ओके। तो इसमें इसका जो बॉटम लाइन का मेरा मतलब ये है कि आपने एक सर्जरी कर ली, उसका नेट रिज़ल्ट क्या होता है? कि इसमें जो एनर्जी फाइनली जो शुरू में हमने कहा कि एनर्जी बैलेंस की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्ज़ैक्टली होता क्या है पेशेंट सर्जरी के बाद में उसके दिनचर्या पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर मैं मोटा-मोटी आपको बताऊँ कि जो कॉमनेस्ट सर्जरी भी है, जैसे वो ओएजी भी है, वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास जिसको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास भी ओके, कहते हैं। ये सर्जरी सब कुछ कवर करेगी। ओके, ये बैलेंस्ड सर्जरी है। इसमें एक खाना खाने की कैपेसिटी पे कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो आपके हाइट के हिसाब से
आपका वजन कितना होना चाहिए, ओके वजन के हिसाब से कितना खाना जाना चाहिए, कितना विटामिन जाना चाहिए, कितना प्रोटीन जाना चाहिए, कितना हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए, कितना धीरे धीरे वजन कम होना चाहिए, सब चीज़ों को कैलकुलेट करके स्टमक की साइज डिसाइड की जाती है ओके और स्टमक की साइज को कम किया जाता है, पहला पार्ट। ओके उसमें ही दूसरा स्टेप होता है कि हम हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ओके बॉडी के सारे हार्मोन्स या मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स कंट्रोल हो जाते हैं, ओके इंक्लूडिंग योर हंगर हार्मोन। ओके तो ऐसा नहीं होगा कि आपको भूख लगे या आप खा नहीं सक रहे या भूख नहीं लगी और जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। ओके आपको भूख लगेगी, आप खाओगे, आपकी भूख मिटेगी। ओके वो भूख मिटाने के लिए जितना खाओगे उसे एक नहीं 3-3 दिन की ताकत मिलेगी। ओके और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसमें मेन चर्बी हजम होती है। ओके हमको चाहिए कि खाना वो भाग में न जाए, ओके वो भाग को बाईपास करना है। ओके तो सर्जरी ऐसे की जाती है कि वो पार्ट में खाना न जाए। ओके तो समझो कल जाके आपने चर्बी वाला कुछ खाना खा लिया, ओके 95% चांस है कि वो खाना ऐसे ही टॉयलेट में स्टूल्स में निकल जाएगा, शरीर पे नहीं लगेगा, ओके वजन वापस बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज मोर और लेस द प्रोसीजर दैट हैपेंस, आइदर ये या वो या तीनों साथ में। तो ओईजीबी में यहाँ वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास के नाम से फेमस है, उसमें ये तीनों चीज़ें काम आती है। इसके लिए एक, खाओगे लिमिटेड, हार्मोन कंट्रोल में रहेगी और कुछ कभी एक्स्ट्रा खाने गए तो वो टॉयलेट में निकल जाएगा, ओके मतलब वजन वापस बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके तो एक बार जो वजन कम हुआ और जो भी आपने टारगेट शुरू में डिसाइड करके चले, तो वो टारगेट हासिल होगा ही, लेकिन उसके बाद में वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने शरीर को उस हिसाब से रीडिजाइन कर दिया है जिसमें कि अब आपका जो इनपुट है वो कंट्रोल हो गया है। मैं थोड़ा इसमें चेंज करना चाहूँगा। जी हम सारी की सारी चीज़ें मापते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आया कि तो इसमें वजन वापस कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैंने जब भी बार बार बताया, मैंने एक चीज़ बताई, इसमें वापस वजन बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, पेशेंट मेरे पास आएगा 3 हफ्ते में एक बार, बाद में 3 महीने में एक बार, बाद में साल में एक बार। वो साल में अपने वहाँ पे क्या गुल खिला रहा है हमें मालूम नहीं। ओके तो हम सिर्फ ऑपरेट करके पेशेंट को छोड़ नहीं देते हैं, ओके हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, इतने डाइटिशियंस हमारे पास है और हमारे डाइटिशियंस को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है और समझाई जाती है और वादा लिया जाता है, जी पेशेंट फर्स्ट एटीट्यूड। ओके तो आपको ये जान के मुझे बहुत बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो 2002 में पहला ऑपरेशन किया था, ओके उसके बाद में हज़ारों ऑपरेशन हो गए। हमारा फ़ॉलो-अप रेट 98% है। ओके तब से लेके जो पेशेंट को 1 महीना हुआ है ऑपरेट को, वो 3-3 हफ्ते में आएगा, जो 1 साल हुआ है, वो 1-1 महीने में आएगा, जो 5 साल पहले ऑपरेटेड है, वो 6 महीने एक बार आएगा। लेकिन वो इस डॉक्टर को मिलने को आएँगे तो ज़रूर, जहाँ पे हम उन पे नज़र रखते हैं। ओके पर दूसरी बात हम भी जानते हैं कि हम कोई बाबा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। इसके लिए हम लोग काउंसलिंग बहुत करते हैं। ओके काउंसलिंग करते हैं कि आपको मालूम पड़े कि व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबल ईटिंग। ओके काउंसलिंग इसके लिए करते हैं कि आप समझे हाउ टू मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। ओके काउंसलिंग इसके लिए करते हैं कि आप ये ना समझे कि आपका ऑपरेशन हो गया तो आपको जेल में डाल दिया, कुछ खा नहीं सकते हो। आप पार्टी कर सकते हो, रेस्टोरेंट जा सकते हो, ड्रिंक्स ले सकते हो, मजे कर सकते हो। ओके लेकिन याद रखें, जो चीज़ हमें बहुत पसंद है वो टेस्ट के लिए लेनी है, ताकत के लिए कुछ और लेनी है। ओके और अगर हम लोग रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं तो खाइए, लेकिन समझ जाइए कि पहले पेट भरने के लिए मैं क्या खाऊं ओके और एंड में लोगों के साथ क्या खाऊं, जैसे मैं सोशल आउटकास्ट ना हो जाऊं। ओके लेकिन उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो हमें कभी एक आधा बार प्रॉब्लम आया है कि मैंने तो आपकी साइज स्टमक की कम कर ली, लेकिन अगर वो दम पेट में आपने रोज 15 रसगुल्ले डालने को चालू कर डाले जितनी जगह है, तो ऊपर वाला भी आपको मदद नहीं कर सकता। ओके तो सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड। ओके मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, जी है हमारे पास टाइम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा एक पेशेंट थे, थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे और दुबई से आए थे और 2 हफ्ता बॉम्बे में रहे, तभी उसके वजन कुछ तो 115-117 से 100 तक आ गया था। जब भी उनका प्यूरिड फेस चालू हुआ, मतलब ओके थिक लिक्विड्स पेस्ट, ओके और दुबई गए तो दुबई से मुझे हफ्ते के बाद में फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब प्यूरिड फेज में आ गया हूँ, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छा, लेकिन एंजॉय मतलब पहले आदतों पे नहीं गए? बोला नहीं, आपने कहा है प्यूरिड डाइट,
बोला ठीक है। 2 हफ्ते के बाद फ़ोन करते हैं और बहुत नाराज़ है हमारे दोस्त, डॉक्टर साहब पिछले 3 हफ्ते से दुबई आ गया हूँ और मेरा 1 किलो भी वज़न कम नहीं हुआ है। तो हमने और सलाहें दी, तो अ, उन्होंने सलाह मानी और हम सोच रहे थे कि चलो अभी वापस फ़ोन करेगा। थोड़ा पढ़ा लिखा था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था और उसके 2-3 हफ्ते के बाद में वापस फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत नाराज़ हूँ, सर्जरी आपने क्या कर डाली, मेरा कुछ वज़न ही नहीं कम हो रहा है। ओके, मैं बोला भाई ऐसे हो ही नहीं सकता है। ओके, आई वेंट बैक टू द वीडियोस, सब देखा, इट वाज परफेक्ट फ्लॉलेस सर्जरी। 30 मिनट्स में सर्जरी खत्म, सेम डे पेशेंट चलने फिरने को चालू हो गया, नेक्स्ट डे पेशेंट घर गया, ओके, नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड लॉस इन द एंटायर सर्जरी। मैं बोला ये हो ही नहीं सकता है। ओके, बट नाउ ही स्टार्टेड बिकमिंग एंग्री ओके, और मेरे स्टाफ से बहुत रूडली बात करने चालू कर दिया। मैं बोला नहीं आप मत बात करो, मुझे आने दो फोन पे। तो मैंने उनको कहा कि क्या प्रॉब्लम, बोला डॉक्टर साहब मैं तभी से प्यूरिट डाइट पे हूँ, एक्चुअली मेरा फुल डाइट चालू हो गया लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, मैं तो प्यूरिट डाइट के बाहर निकल ही नहीं रहा हूँ। ओके, तो मैंने बोला मुझे बताइए क्या करो, बोला नहीं ये तो बहुत गलत है, आपने हमसे चीटिंग कर डाला। ओके, मैंने बोला भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे वर्ड तो जिंदगी में सुनने में नहीं मिलते। आपको एक वापस वो बंदे पे जाऊंगा, पहले एक बात समझा डालूं कि हम 25 साल से फील्ड में हूँ और रोज, और मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, जी, रोज मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में, मेरे कंसल्टिंग रूम में कम से कम 30 जन आएंगे, 25 से 30 जन आएंगे रोज हमारे कंसल्टिंग रूम में। उनको नॉक करने की जरूरत नहीं है, ओके, मेरे रूम में आएंगे, किसी की वाइफ आएगी, एक हक करके जाएगी थैंक यू, किसी की बहन आएगी, किसी का भाई आएगा, किसी के पेरेंट्स आएंगे, किसी के डॉटर्स आएंगे, किसी के सन आएंगे, कोई आशीर्वाद देके जाएगा, कोई प्यार बांट के जाएगा कि आपने हमारे घर के सदस्य की जिंदगी बदल दी। ओके, रोज ओके, जी, 25 से 30 जन जन रोज आएंगे जी, और उसके सामने ये सुनने को आ जाए कि आपने चीटिंग की है तो मतलब जान निकल गई। मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बताई, भैया देखो कहाँ तो प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम, मेरी गलती मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप एक काम करिए, आप फ्लाइट पकड़ के आइए, लेकिन आप कभी आना चाहते हैं बताइए, फ्लाइट की टिकट मेरे तरफ से। ओके, आप कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहने का खर्चा मेरे तरफ से, ओके, सब मैं करूंगा, आप सिर्फ इधर आइए, लेकिन आप अपनी बैग में सिर्फ ये लेके आइए कि आपने इतने दिन तक क्या खाया। ओके, वो आप बैग भर के लेके आइए, कपड़े भी मत लाइएगा, ओके, एक कपड़ा लाइए। ओके, तो बोला ठीक है, कभी आना चाहोगे, बोला 2 दिन के बाद। हमने टिकट बेच दी उसके ओके, पास, रहने का इंतजाम कर लिया, गाड़ी एयरपोर्ट पे भेज दी। हम हमारे सारे मेडिकल जी। टूरिज्म पेशेंट्स, आस्था में मेडिकल टूरिज्म पेशेंट्स हर महीने में आते रहते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। ओके, इट्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ओके, तो हमने गाड़ी भेज दी, उसको बुलवा लिया, मैं उसके लिए टाइम के पहले आके बैठ गया, बाकी कंसल्टिंग्स नहीं रखी कि 4 घंटा से टाइम स्पेंड करूंगा। और आया, बहुत नाराज था लेकिन आप भगत से खुश हो गया, आके बात किया, पानी वानी पिलाया। तो पहली चीज मैंने देखी, पानी का पूरा ग्लास गलत गया। तो हमारे इसमें होता है थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके लेना चाहिए, ओके, गलती पर वो ठीक है। अब मैंने उसको बोला आप बैग लाए हैं, बोला लाया हूँ, आपकी गाड़ी में पड़ी, मैंने बैग मंगवाई। उसको बोला बैग खोलो। वो बैग जब ही खोलता है तो बैग में हम देखते हैं कि करीबन 70 से 80 डब्बे पड़े हैं ओके, ऑफ समथिंग जो वो प्यूरिट डाइट करके लेता था, ओके, which was equivalent to milk maid। ओके, ओके, मतलब जितना हमारे खाने में ज्यादा कैलोरीज है उससे 10 टाइम्स ज्यादा कैलोरी खाता था। ओके, और हम बार बार पूछे क्या खा रहा है प्यूरिट में, तो वो बताया नहीं, अरे आई एम लिटरेट, हाँ, हाँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, हाँ, आप मेरे को ऐसे मत करो, ईगो ओके, प्रॉब्लम्स। हाँ, 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 और वहां पे आया, तो मैं तो अपने पेशेंट्स पे मेरा हक समझता हूँ हमेशा, जी, जी। मैंने नई जिंदगी दी है। तो वो कहते हैं ना हमारे लैंग्वेज में, मैंने उसे झाड़ दिया, मैंने उसको नानी याद दिला दी। ओके, इसके लिए नहीं कि उसने मुझसे कुछ बात किया था, इसके लिए अपना ध्यान कि नहीं रख रहा है। अभी उसको वो करना है जो मैं उसे कहूंगा। ओके, उसको ऑपरेट होके कुछ 11 साल हुए होंगे, जो तभी जो 70 किलो पे आया है, ओके, 70 से 72 किलो पे है। और हर 6 महीने में बॉम्बे आता है, ओके, हर 6 महीने में उस हमारे यहाँ पे आना है, ओके, आके मुझे एक हग करके जाना है। ओके, वो एक पेशेंट की वजह से मिडिल ईस्ट से, दुबई से हमने कम से कम 70 80 100 पेशेंट ऑपरेट किए होंगे, ओके, बिकॉज नाउ ही अंडरस्टूड फ्रॉम हिज मिस्टेक ओके, वो किधर गलत कर रहा था, एंड नाउ ही इज बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर आस्था बिरेट। ओके, तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। ओके,
और हम उसे उन्हें हर एक को अपने तरीके से समझाते हैं, बट ये समझना है जो हम आ गए थे पहले बात पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, कि थोड़ा दिमाग लगाइए, ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और 97% काम सर्जरी करती है, 3% काम आपको करना है। 3% काम ईमानदारी से करें, हमारा 97% काम हम 500% ईमानदारी से करते हैं। आप अपना 3% काम 100% ईमानदारी से तो करो। ओके। तो इस सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब खाने पे तो जो भी होगा वो आप एडवाइस कर ही देते हैं। कोई किसी तरीके की कोई गोली कैप्सूल वगैरह खानी पड़ती है जो जीवन भर खानी पड़े या समथिंग लाइक दिस या कोई समय के लिए? तो सबसे पहली चीज जी, कि खाने को क्या मिलता है, ओके, तो मोटापे के पेशेंट तो मुझे लगता है अभी ट्रीट खाने निकले हैं जो हमारे यहाँ से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि अगर किसी को नॉनवेज पसंद है ओके, तो मैं उसे नॉनवेज चिकन फिश एग्स दिन में 3 बार, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन दे सकता हूँ, फिर भी उसका वजन कम होगा। ओके, सो इट इज नॉट अबाउट वॉट यू ईट, हुँ, इट इज अबाउट हाउ यू कुक एंड हाउ यू ईट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ यू ईट में वापस वो पहले वाला आ जाएगा, थोड़ा ओके, थोड़ा बार बार, ओके, छोटे छोटे बाइट्स। ओके। याद है आपको? या और दूसरी चीज होती है गोली खाना। तो जब तक हम ये नहीं समझते हमारे प्यारे दोस्तों कि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, 100 और मेडिकल प्रॉब्लम का मूल कारण है, तो तभी तक हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। और 100 मेडिकल प्रॉब्लम का मूल कारण मतलब किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट की तकलीफ, तो ये सब क्या आप बिना दवाई के ठीक होते हो? दिन की 10-10, 12-12 गोलियां लोगे हुँ, हुँ, और बीमारी तो बनी ही रहेगी हुँ, हुँ, और मोटापा तो बना ही रहेगा। अभी ओके, उसके जगह पे मोटापा निकल जाता है, हुँ, हुँ, बीमारियां निकल जाती है, हुँ, हुँ, आपकी लाइफ बच जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, और उसके पीछे अगर कभी एक विटामिन की गोली ओके, या एक प्रोटीन शेक लेना पड़े तो ओके, इतनी बड़ी बात हो जाती है। ओके, इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन लोग उसे बड़ा बना डालते हैं ओके, कि अरे विटामिन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा। आज कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास आप जाओ, विटामिन तो 40 की उम्र के बाद वो तो देगा आपको विटामिन। ओके, और विटामिन की गोली इसके लिए नहीं देते क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। अगर आप में मोटापा है और आज आप जाके अपनी ब्लड चेकअप करो, विटामिन B1, B12, D3, कैल्शियम चेक करो, तो सब में कम होगा। ओके, मोटापे की वजह से शुरुआत में कम रहता है। ओके, हमारा काम होता है कि ऑपरेशन से हम उसे और कम ना होने दें, लेकिन अगर काम मैल एब्जॉर्प्शन होता है और कम होता है तो होता है, एक विटामिन की गोली, लेकिन हेल्थ बची हुई है तो क्या प्रॉब्लम है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, सो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लंबे टाइम के लिए नहीं लेना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग नहीं लेना पड़ता है। ओके, अगर पेशेंट का डाइट अच्छा हो गया है, जी, अपने डाइट से सब मैनेज कर सकता है और डाइट में वो सारी चीजें डाल सकता है जो हम उसे एडवाइस करते हैं, तो थोड़ी टाइम के बाद में वो सब बंद हो जाता है। लेकिन अगर लेना भी पड़े तो हार्ट की 4 गोली, डायबिटीज की 10 गोली और ब्लड वो प्रेशर सब की 4 गोली से तो बेहतर है ना एक विटामिन की गोली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। अभी आपने कहा कि आप उसको जीवन ट्रीट हो जाता है और वो सब कुछ खाना शुरू करता है। अभी कुछ लोगों के जो जो मेंटल फैकल्टीज़ अगर घूमे हुए हैं, क्या कोई आपसे ये कहता है या आपकी एडवाइस में छोले-भटूरे का क्या एडवाइस होता है? खा सकता है? खाना चाहिए, ओके, लेकिन मैं वापस आपको यही वही बताऊंगा, बात आती है। जो चीज हमें बहुत पसंद है वो पेट भरने के लिए नहीं खानी है, टेस्ट टेस्ट के के लिए लिए खानी खानी है। है। तो अगर पसंद है छोले भटूरे, खाओ 10-12 दिन में एक बार, ओके, लेकिन आपके भटूरे की साइज छोटी होनी चाहिए। ओके, छोला जितना खाना है खा लो। ओके, 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 रसगुल्ला पसंद है, खाओ 12 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, लेकिन निचोड़ के खाओ। ओके। हाँ, वो आपने बताया। आपको आइसक्रीम पसंद है, खाओ, हाँ, पर हमारे पास शुगर फ्री आइसक्रीम्स आती है, खाओ, ओके, टेस्ट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़े। ओके। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी सर्जरी को मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहा जाता है। ये जो मेटाबॉलिज्म है, हम सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म हेल्थ का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। ये मेटाबॉलिज्म डॉक्टर साहब एग्जैक्टली क्या होता है? और अगेन मैं उसी बात पे आऊँगा कि हमारा जो पर्पस है, आप जैसे हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली स्किलफुल एक्सपर्ट्स के माध्यम से एविडेंस की तलाश करना। क्या ये जो मेटाबॉलिज्म है, कोई कहता है जो एक्सपर्ट होते हैं कि भई आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, कोई कहता है आपका मेटाबॉलिज्म लो है। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या नापा जा सकता है? ये एग्ज़ैक्टली क्या होता है? ऑफ कोर्स नापा जा सकता है, मतलब आपके बॉडी की एनर्जी खर्च करने की कैपेसिटी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ओके, और ये नापा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ओके, बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत हद तक मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में भी मदद करती है, यानी एनर्जी खर्च करने में भी मदद करती है। ओके, तो मेटाबॉलिक सर्जरी का नाम मेटाबॉलिक दूसरे तरीके से भी आया है ओके, कि मेटाबॉलिक डिजीजेस होती है ना, ओके,
जैसे डायबिटीज होती जी है, जी जब हम उसका इलाज करते हैं तो उसे मेटाबॉलिक सर्जरी कहा जाता है. ओके सो वी आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सर्जन्स, जी not because we increase the metabolic rate, but we cause treatment of metabolic problems like diabetes. ओके तो हमारे पास हजारों पेशेंट्स होंगे जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स थे ऑन इंसुलिन, ओके एंड सर जो भी एक एक वर्ड मेरे मुंह से यहाँ से निकलेगा जी वो सारा नापा हुआ तोला हुआ वर्ड होता है. जी हाँ बिल्कुल मनीष मोटवानी ऐसे ही कुछ नहीं बोल देता है, जी हाँ लेकिन हाँ ले पर्सन समझे उस हिसाब से नॉलेज नहीं जानता हूँ, प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ. ओके तो हमारे पास हजारों पेशेंट्स होंगे जी जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स थे ऑन इंसुलिन, ओके जो शायद 100-150 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद में भी शुगर उनके 300-400 हुआ करते थे. ओके आज उनमें से 99% पेशेंट्स ओके इंसुलिन तो छोड़ो शायद दवाई भी नहीं लेते. ओह रियली ओके दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सर्जरी. ओके तो ये सर्जरी हम करते हैं फॉर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या डायबिटिक्स. ओके फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है और आपको मोटापा है, ओके ये हम करते हैं लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर है और मोटापा है. ये हम करते हैं उनको जिनको हार्ट डिजीज है और मोटापा है. ओके हमारे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका कार्डियक बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, फिर भी उनको ऑपरेट करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि सपोज एक पेशेंट है जिसका वजन 70 किलो होना चाहिए और उसका जी। वजन 140 किलो है, जी हाँ सपोज मिस्टर एबीसी. जी तो ये बात आप समझिए कि वो एबीसी की हार्ट 2 एबीसी को खून पहुंचा रही है. ओके हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है एबीसी के लंग्स 2 एबीसी को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, वो भी कभी एट रेस्ट. जब भी हम ऐसे बैठे हैं बात कर रहे हैं, जब भी हम टॉयलेट जाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वो टाइम पे हमारे हार्ट और लंग्स डबल काम करते हैं सिर्फ हमारे शरीर को चलाने के लिए. ओके तो ऐसे लोग फिर हमारे पास ब्रेथलेसनेस लेके आते हैं, हार्ट की तकलीफ लेके आते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी हार्ट और लंग्स डबल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, कल उसके ऊपर आप बोलो कि अभी दौड़ो, अभी चलो, अभी मेहनत करो, तो वो एक्स्ट्रा चैलेंज हार्ट और लंग्स नहीं उठा सकते. करेक्ट वो एक्स्ट्रा चैलेंज हार्ट और लंग्स नहीं उठा सकते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे. मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेथलेस फील होने को चालू हो जाएगा. हमारे पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो 10 कदम चलने पे सांस चढ़ती हो, ओके और अभी हैं जो टाटा मैराथन रन करते हैं, 7-7 किलोमीटर दौड़ते हैं, वेरी नाइस 7-7 किलोमीटर चलते हैं रोज, और इसे एक दो नहीं काफी सर सारे जी ऐसे हजारों पेशेंट्स होते हैं. तो हमारी लाइफ है ना सारा दिन बहुत खुशी में जाती है. हाँ बिल्कुल आपने हमारे यहाँ पे रोज का रोज ये जो 25 से 30 लोग अंदर आते हैं ना, करीबन 700-800 लोग हैं हमारे हॉस्पिटल में जो आते हैं हर साल, जो सिर्फ अपना केक कट करने को आते हैं ओके कि दिस इज द फर्स्ट ईयर और द फर्स्ट बर्थडे ऑफ माई न्यू लाइफ, ओके सेकेंड बर्थडे ऑफ न्यू लाइफ. तो आप सोचो, सिर्फ आपको ये समझने में आ जाएगा कि हमारे सेंटर में खुशियां कितनी हैं, रियल एविडेंस है रियल एविडेंस, खुशियां कितनी हैं, ओके और लाइफ चेंज कैसे होती है. तो आई बिलीव दुनिया में सिर्फ 2 ही सर्जरीज है ओके जो लोगों की लाइफ चेंज कर सकते ओके हैं. एक है कैटरैक्ट, सिंपल कैटरैक्ट, क्योंकि विजुअल लॉस हुआ मतलब सबसे बड़ा हैंडीकैप, और जैसे आंखें आगे नजर आ गई ना मतलब लाइफ बदल गई, करेक्ट आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे. और सेकंड है मोटापे का ऑपरेशन यानी बेरियाट्रिक सर्जरी, ओके जिसमें इंसान की जिंदगी चेंज हो जाती है, लाइफ चेंज, लाइफ ट्रांसफॉर्म, लाइफ सेव्ड. जी क्योंकि 140 किलो का पेशेंट जिसमें हार्ट और लंग 2 जनों का वजन उठा रहे हैं, वो कितना टाइम झेल सकेंगे, कितना टाइम जिएगा वो पेशेंट. आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से डॉक्टर साहब ये जो फास्टिंग होता है, कोई कह रहा है वो 1 मील अ डे ओमेड है, कोई कह रहे हैं कि ओनली 2 मील अ डे खाएं, ये कोई कह रहे हैं कि 16:9 की इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कोई GLP-1 के अलग अलग फॉर्म में ये सब चीज़ें जो आ, तो ये जो मेथड है, कोई कह रहा है कि केवल नमक के पानी वाटर फास्टिंग करो, 3 तरह के नमक आप बोलिए, इनके बारे में आपका जस्ट एक क्विक टेक. तो मैं आपको वापस पीछे ले आऊंगा कि मोटापा मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक इलाज होना चाहिए, साइंटिफिक इलाज स्टेज के हिसाब से होता है, स्टेज BMI द्वारा होता है, BMI के हिसाब से जो 30 से कम BMI है ओके उनमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, नॉन सर्जिकल 30 के ऊपर होता है उनमें सर्जिकल. सर्जिकल होता है ये. तो आप जब भी मुझे ये ऑप्शन पूछ रहे हैं तो मैं ये तो जरूर मान रहा हूँ कि ये 29-30 BMI से कम के लिए पूछ रहे हैं आप. परफेक्ट तो 29, 28, 27 BMI के लिए
मैं वापस यही कहना चाहूंगा कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ऑलवेज ओके। ओके। दिन में एक मील खाना, बॉडी हमारी उस हिसाब से बनाई नहीं गई है। ओके। दिन में 2 मील खाना या 16 घंटे फास्टिंग रखना, हमारा शरीर वैसे बनाया नहीं गया है। ओके। लेकिन मैं कोई भी कंसल्टेंट के जजमेंट को जज भी नहीं करूंगा, चैलेंज भी नहीं करूंगा। ओके। अगर आप कुछ कर रहे हो, आप एक रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट हो, रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो, ओके। और आप कहते हो कि आपके वो क्लाइंट पे जी। या आपके वो पेशेंट पे इंटरमिटेंट फास्टिंग या उस 8 आवर्स एंड 16 आवर्स में आपको करना है, और आप उसे सुपरवाइज करते हो और आप उस पे रेगुलर टेस्ट करते हो कि पेशेंट कहाँ पे बिगड़ना नहीं चाहिए और आप वेट लॉस ला सकते हो, आप लाइए। ओके। मेरी सोच अलग। मेरी सोच है कि अगर आप खुद भाग नहीं सकते हो, आप इंटेस्टाइन को भगाओ। ओके। मैं मेरे चीज में बहुत सक्सेसफुल हुआ हूं और हमारे किताब ये हमें सजेस्ट करते हैं और मैं तो किताबों के हिसाब से जाता हूँ। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक और चीज़ इसमें आती है, हालाँकि हमारे इस डिस्कशन में कहीं पे भी उनका शब्दों का इस्तेमाल हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं डेफ़िनेटली हुआ है। लेकिन प्रोटीन हमारे जीवन में एक महत्व रखता ही है। मैं सोच रहा था कि आपके किसी शब्दों में कहीं से निकले तो मैं उसको पकड़ के लेके आ आऊँ गया शब्द ना? को। जी, मैंने बताया ना कि अगर कोई पेशेंट चाहे जो नॉनवेज लेता है, जी, तो मैं उसे चिकन, फिश और एग्स जी, दिन में 3 बार, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन दे सकता हूं। जी। मतलब प्रोटीन का नाम नहीं दिया, नाम नहीं लिया। बट मतलब प्रोटीन था। नहीं, तो हम उसी पे आने वाले थे। हाँ, आपने रियल चीज़ की बात की हाँ। कि आप एग खाइए, फिश खाइए, चिकन खाइए एंड हमारा भी ये मानना है कि आपको फिश में चिकन प्रोटीन दिखाई दे वो एक अलग बात है। अब बहुत सारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं भई दाल का जो प्रोटीन है, वो लो लेवल का प्रोटीन होता है और जो चिकन का प्रोटीन है वो हाई ग्रेड प्रोटीन या फुल प्रोटीन जिसको कहना चाहिए वो होता है। तो अगेन मेरा जो सवाल है, ये हम एविडेंस ढूँढने की कोशिश करते हैं। एविडेंस का मतलब ये होता है कि जो आँखों देखी हो। तो क्या आपके इस पूरे जर्नी में किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी कि भई आपने एक माइक्रोस्कोप के नीचे दाल रखी कि ये मूँग की दाल है और ये राजमा है और ये अंडा है। तो क्या देखा कि हाँ यार इसका प्रोटीन तो अलग है, ये स्ट्रक्चर कुछ अलग सा है, राजमा कुछ अलग सा है बिल्कुल। और जो चिकन कुछ अलग सा है। Everything is authentic, ओके, everything is proven, ओके, everything is on papers, ओके, everything is on books. ओके। हर एक चीज की कितनी वैल्यू है, कितना खाने से कितना मिलेगा, ये सब है। और उसमें वापस से आ जाता है, यस, चिकन, फिश एंड एग्स जी, आर मच हायर मच हायर वैल्यू प्रोटीन्स ओके, देन दाल। इसके लिए कभी कभी अगर प्योर वेज और जैन पेशेंट्स होते हैं तो हमारा ऑपरेशन करने का तरीका चेंज हो जाता है, जी, जिसमें हम मैल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं लाते हैं। ओके, जो हमारे चिकन ईटर्स रहते हैं, फिश ईटर्स रहते हैं, उसमें मैल एब्जॉर्प्शन हम ज़्यादा ला सकते हैं, बिकॉज ओके, वो उतना रिप्लेनिश कर सकते हैं शरीर को। ओके। तो ये तो हो गई एक बेस्ड ऑन दी रिटन डॉक्यूमेंट्स बट दिस इज नॉट बीइंग टॉट इनटू द लैबोरेटरीज कि ये कहीं पे रियल एविडेंस नहीं होता है, ओनली रिटन एविडेंस है। उसके लिए भी एक मशीन निकाल दूंगा, स्टार्टअप, ओके। जो सामने किसी के रखे और वो उसको बता डाले कि आपने, चलो ये एग है लेकिन आपने इसका ऑमलेट बनाया तो उसमें कितना हाँ, है। ये हमारा नॉलेज है, जी, जी। हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम हमारे तो सारे पेशेंट्स नहीं, को नहीं, बताते परफेक्टली हैं। ऑलराइट। तो हम जी, तो उसमें वो बात नहीं है बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि हम लोग तो उस कॉलेजेस में उन लैबोरेटरीज में गए नहीं, तो क्या कॉलेजेस में, लैबोरेटरीज में ये सारी चीज़ें एज़ रियल दिखाई जाती हैं? बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या होता है डॉक्टर साहब कि जितने भी साइंटिफिक सिद्धांत हैं, वो लैबोरेटरीज में पढ़ाए ही जा रहे हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम कहीं न कहीं मान ली जाती हैं कि किसी ने रिसर्च की होगी, रिसर्च करने के बाद में पीयर रिव्यूड पेपर्स लिखे गए हैं और ढेर सारी चीज़ें हैं। तो द वे दे हैव बीन एडवाइस, दे एक्सिस्ट द वे दे आर दे आर, देयर। यस, एंड दे आर ऑथेंटिक। जी। चलते-चलते और कोई 2 या 3 या 5 एडवाइस आप लोगों को दे पाएँगे? सो मैं तो सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि आज वो पेरेंट्स जिनके बच्चे यंग हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, हमारे मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ जाता है कि शादी नहीं हुई है, मैं उससे पहले वज़न इतना ज़्यादा है, तो मैं वज़न कैसे कम करूं? क्या मैं सर्जरी करूं या नहीं करूं? देखिए, अगर 30 से कम बीएमआई होगा तो सर्जरी के लिए कभी आपको बताया नहीं जाएगा, लेकिन अगर 30 से ज़्यादा बीएमआई है तो एक बात ध्यान में डाल दीजिए,
सर्जरी छोड़ के आपको कोई इलाज नहीं है। दिस इज द साइंटिफिक सॉल्यूशन टू अ मेडिकल प्रॉब्लम। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, आगे जाके शादी में तो तकलीफ नहीं हो जाएगी, आगे जाके बच्चे होने में तो तकलीफ नहीं हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से उनको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। जी। समझो आज आपका बच्चा 27 साल का है, लड़का, और आपकी सरनेम ए से नहीं है, ओके। तो आपके बेटे को दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, एक मोटी लड़की ही मिलने वाली है। जी। बात सही। अब जब एक पार्टनर में मोटापा होता है, पहले तो लड़का लड़की मिलने में ही तकलीफ। जी। सपोज एक पार्टनर मोटा होता है तो इनफर्टिलिटी जी। के चांसेस 50%। ओके। अगर दोनों पार्टनर मोटे हैं तो इनफर्टिलिटी के चांसेस 75%। ओके। उसके बाद में सपोज वो लड़की ने बेचारी ने कंसीव कर भी लिया ओके। तो 90% ऑफ द टाइम्स वो बच्चा गिर जाता है। ओके। उसके बाद में भी कंसीव किया तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज, और उसके बाद में भी अगर कंप्लीट हो गया तो डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस। ओके। मैं आपके सामने सिनेरियो रख रहा हूँ। जी हाँ, जी। उसके सामने सपोज एक लड़का मोटा है जी हाँ। और उसने बेरियाट्रिक सर्जरी करवा ली, 150 या 110 या 115 से 70 पे आ गए जी। और एकदम स्मार्ट हो गए। उसको लड़की अभी कौन सी मिलेगी? ए सरनेम के बगैर जी हाँ, बहुत ही बहुत सुंदर लड़की मिलेगी। मतलब उसके मन में कभी रहेगा भी नहीं कि मुझे कोई अच्छा मिल सकता, तो मतलब डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। जी हाँ, लेकिन अभी लड़का पतला, लड़की पतली, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएँगे। और डिलीवरी के टाइम पे तकलीफ होगी नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फिर उन सब पेरेंट्स जो अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी चाहते हैं और आपके बच्चे में मोटापा आ गया है, एक बात ध्यान में रखिए, 30 बीएमआई के ऊपर सर्जरी छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों बता रहे हैं कि ये सर्जरी एकदम सेफ है। ये सर्जरी से आगे जाके आपके बच्चे की मैरिड लाइफ, बच्चे होना या कोई भी और चीज में अगर कुछ हुआ तो सिर्फ फायदा होने वाला है, नुकसान ये सर्जरी की वजह से कभी नहीं होगा। तो अपने बच्चों का की फ्यूचर अपने डर के वजह से खराब मत करिए। जी। डर को साइड में रखिए, क्योंकि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक इलाज होता है। मोटापा एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं कि सेंटिमेंटल प्रॉब्लम इस तरीके से उसको यूज करो कि नहीं मेरे दादाजी बोलते हैं कि नहीं नहीं कराना। अरे पर दादाजी डॉक्टर हैं क्या? हाँ, ठीक बात है। मेडिकल प्रॉब्लम, साइंटिफिक सॉल्यूशन, ये आप मन में डाल दें तो आप अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। नहीं तो 23 साल, 27 साल और 30 साल की उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और सब चीजें लेके बैठेगा और फिर जिंदगी भी खराब होती जाएगी। और आपने ये कहा कि बीएमआई 30 से ऊपर होने से सर्जरी के अलावा और कोई भी रास्ता कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई और option 30 से कम में तो हम वैसे भी ऑपरेट नहीं और करते नहीं है, वो आप तो क्लियरली मना कर करते। देते हैं। ये एक चीज मुझे इनको बताना जरूरी है, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ, चलो अभी शादी हो चुकी, बच्चे नहीं हो रहे, वाइफ में मोटापा है और बच्चा नहीं हो रहा है और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, 5-5 साइकिल आईवीएफ के हो गए। याद रखिए, कंप्लीट फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। या और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आज अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हो रही है तो वो एक स्ट्रेस पैदा करता है अंदर, और वो स्ट्रेस हमारी लाइफ खराब करता है। जी हाँ। तो बेरियाट्रिक सर्जरी इसमें बहुत हद तक हेल्प कर सकती है। इट इज नॉट डेंजरस, इट इज हेल्पफुल। जी हाँ, ये 2 पॉइंट मैं बताना चाहता था। बिल्कुल अच्छा किया। आई मीन आपने टोटल एस्पेक्ट हर चीज़ के कंप्लीटली कवर किए। 2 पॉइंट इसमें और मुझे अचानक से ध्यान आए। नंबर 1 दोनों के आप एक साथ ही मैं सवाल पूछ लेता हूँ, दोनों के एक साथ ही आंसर दिए जा सकते हैं। एक बहुत हाइप चला हुआ है जिसको खाने के सिलसिले में अगर हम कहें मिलेट्स कहा जाता है। मिलेट्स का रोल बहुत ज़्यादा समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है और पार्लियामेंट ने भी इसको श्री अन्न के नाम से कुछ कहा है। और जो दूसरी चीज़ है, जो ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स जिसको काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, इसमें जिंक है, इसमें मैग्नीशियम है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पे अगर आपका क्या टेक है? मैं ये सबके लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगा, जी। ये सारी चीजें अच्छी हैं और ये सारी चीजें हेल्पफुल भी है। ओके। कोई हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, कोई हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, ओके। कोई हमारे अंदर हार्मोन्स एक्टिवेट करता है, कोई हमारे अंदर सैटिस्फैक्शन पैदा करता है।
तो ये सारे नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छे हैं ओके, और लेकिन ये नेचुरल चीज़ें भी सुपरवाइज़्ड लीजिए। ओके, आपके डायटीशियन के पास जाइए या अपने वेट लॉस कंसल्टेंट के पास जाएँ ओके, और उनसे पूछें और फिर लें, क्योंकि हर एक ये सीड्स और ये सब तो कॉमन है, लेकिन आपके हर बॉडी कॉमन नहीं है, सेम ओके, नहीं है। ओके, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। ओके, सो गो टू अ डॉक्टर एंड गेट ऑथेंटिक एडवाइस अबाउट व्हाट यू शुड टेक। ओके। वेरी नाइस, आपने सारी चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से सूत्र में पिरोया। डॉक्टर साहब, अभी हमें पता है कि आपका सोसाइटी के प्रति भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर महक जो आपकी अर्धांगिनी भी हैं, उनका भी बहुत सोसाइटी के प्रति सोशल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। इतनी ज़्यादा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की वजह से आपके यहाँ वॉल्यूम भी बहुत है और जो पुराने लोग हैं वो भी आपको हग करने के लिए आते हैं, केक काटने के लिए आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे तालमेल बिठा सकते हैं? देखिए क्या है कि मैं समझ रहा हूँ आप मेरे रोटरी के एसोसिएशन के बारे में रोटरी बोले। एसोसिएशन। तो दोस्तों रोटरी एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे दुनिया में है, 121 सालों से है और हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे अभी मैं आज आपके यहाँ पे आया हूँ। यहाँ आने के पहले मैं पहले दहीसर गया था, वहाँ पे एक स्कूल स्लम में है, उसका इनॉग्रेट करके आया हूँ। ओके, वहाँ से मैं कांदिवली गया, ओके, वहाँ पे मैं दूसरा स्कूल स्लम में इनॉग्रेट करके आया हूँ, जहाँ पे रोटरी द्वारा वहाँ पे पूरा स्कूल रिनोवेट हो गया, जहाँ पे बच्चों को बैठने को जगह नहीं थी, जहाँ पे लोगों को टेबल और चेयर्स नहीं थे, जहाँ पे रूम में कहाँ वॉल पे कुछ था नहीं, नीचे खड्डे पड़े हुए, ऊपर से पानी आता रहता है। तो हर इंडिविजुअल रोटरी क्लब अपने लेवल पे जाके कुछ ना कुछ करता है, किसी के एजुकेशन के लिए, किसी के लिए मेडिकल के लिए, किसी को वोकेशनल स्किलिंग कराने के लिए। तो ऐसे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 है, जो रोटरी मुंबई की है, मुंबई और पालघर। जी, और इसमें 122 रोटरी क्लब्स हैं। ओके, हर रोटरी क्लब में एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एडमिन होते हैं और उनके मेंबर्स होते हैं, जो लोगों के लिए कुछ करते हैं और आपस में भी दोस्ती बढ़ा के रखते हैं। और ऐसे 122 रोटरी क्लब्स का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, जी, उसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहते हैं। ओके, इस साल का पूरे रोटरी बॉम्बे का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मैं हूँ, डॉक्टर मनीष मोटवानी। जी, और आपका क्वेश्चन बहुत स्वाभाविक क्वेश्चन है कि आपने पूछा कि आपका मतलब ये था कि आप अगर इतना बड़ा सेंटर चलाते हैं, आपके इतने ब्रांचेस हैं, आप इतनी सर्जरीज करते हैं, आप इतने पेशेंट्स को टाइम देते हैं, जी। तो आपको रोटरी में काम करने का टाइम कैसे मिलता है? बिल्कुल, और टाइम और सोच भी। सोच कैसे होती है? तो सोच का तो ऐसा है जी कि मेरी जर्नी रोटरी में 25 साल पहले चालू हुई। एक मेंबर से लेके क्लब मेंबर से, बोर्ड मेंबर से, प्रेसिडेंट से, डिस्ट्रिक्ट टीम मेंबर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम मेंबर से, एक-एक हायरार्की में मैं ऊपर आता गया। जी, और जैसे 2014 में हमने देखा कि अभी रोटरी की मेरी जर्नी बहुत बढ़ रही है, तो मैंने मेरे ऑपरेटिव टाइमिंग चेंज किए। ओके, तो पहले मैं सवेरे 9 बजे से सवेरे 1 बजे तक ऑपरेट करता था। ओके, सवेरे 9 से सवेरे 1। लेकिन मैं अभी हो गया हूँ स्पेशलिस्ट बेरियाट्रिक सर्जन पिछले 24-25 सालों से। तो हमारे में इमरजेंसीज़ नहीं होती है। हाँ, तो हाँ, ये एक हाँ, मेरे तरफ रास्ता था। तो 2014 में मैंने मेरा टाइम कर डाला, सवेरे 7 से शाम को 5 बजे तक काम करूँगा। ओके, तो कितने 10 घंटे का काम हो गया। बहुत जी, जन नहीं करते 10 घंटे का काम, 8 घंटे से ऊपर नहीं करते। फिर धीरे-धीरे मैंने देखा कि मेरे लिए, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ, जी, काम डेलीगेट करने में बहुत अच्छा हूँ, यही काम मैं 8 घंटे में करने चालू किया। ओके, और जैसे मैं देखा कि अभी मैं गवर्नर बनने जा रहा हूँ, तो मुझे तो 122 क्लब सँभालने हैं। हाँ, आप हाँ, जानते हो कि रोटरी मुंबई में ओके, करीबन 250 करोड़ का काम करती है हर साल। ओके, वो सब हमारे मैसिव, अंडर होता है। मैसिव, तो मालूम था ज़िम्मेदारी बहुत है। तो अब डॉक्टर मनीष मोटवानी सवेरे की पहली सर्जरी सवेरे 5 बजे शुरू करते हैं। ओके, 5 से 9 या 10 के बीच में जब भी दुनिया काम पे लगे तब तक मेरी सर्जरीज़ दिन की 3-4 हो जाती है। 10 से लेके साढ़े 12 तक कंसल्टिंग करता हूँ या 10 से 12 तक। 12 बजे मैं निकल जाता हूँ ओके, और 12 बजे मैं निकल जाता हूँ तो हमें एक होता थे पहले इंस्टॉलेशंस। जब ये साल शुरू हुआ तो हर क्लब में इंस्टॉलेशन के लिए आना है, न्यू प्रेसिडेंट को इंस्टॉल करना है करेक्ट, और उनके क्लब मीटिंग्स में जाना है, उनके क्लब प्रोजेक्ट्स में जाना है। और अभी
एंड ऑफ द ईयर है, तो ऐसे हो जाता है कि हमें हर क्लब में एक ऑफिशियल क्लब विजिट करना है। ओके। तो राइट फ्रॉम मुलुंड टू वीटी टू चर्च गेट टू कफ परेड टू दहीसर टू पालघर, वाड़ा, दहानू, बोईसर, वहां तक मेरा पूरा रेंज है। ओके। और इनमें से कोई भी 3 या 4 क्लब्स को रोज मिलता हूँ और कभी किसी के हेल्थ प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, कभी किसी के मेडिकल प्रोजेक्ट्स करता हूँ, कभी किसी का वोकेशनल स्किलिंग सेंटर ओपन करता हूँ, कभी किसी को मोटिवेट करता हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, कभी किसी को मोटिवेट करता हूँ कि फंड्स कैसे लाने चाहिए, कभी कोई कॉर्पोरेट्स के पास जाता हूँ कि हमें फंड्स दो, हमें काम चाहिए, तो कभी किसी को हमसे मदद चाहिए तो उनको डोनेशंस करते हैं कि हम आपके लिए कर सकते हैं। सब प्रकार के काम होते हैं रोटरी में। और हम बहुत सारा काम सीएसआर के थ्रू भी करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना हमें चाहिए फंड्स कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए, उतने कॉर्पोरेट्स को भी चाहिए अच्छा एग्जीक्यूशन पार्टनर जो जी। हमारा काम कर सके, जो ट्रांसपेरेंसी से काम करे। और यहाँ पे रोटेरियंस तो ऐसे है कि हम खुद के पॉकेट से खर्चा करते हैं पैसा कि हम किसी का काम कर सके, तो हमारे पे तो कोई भी अपने पैसे के लिए डिपेंड कर सकता है। डेफिनेटली। तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं और वो कहते हैं ना, हम उससे किक मिलता है, एक बहुत खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है कि हम हमारे प्रोफेशन में तो इतने खुश हैं कि इतने लोगों को मदद करते हैं, लेकिन रोटरी के माध्यम से हम उसको 10x टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी रोटरी की जर्नी। और मेरी वाइफ वो भी एक पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी है, ओके। वो भी बहुत काम करती हैं, लेडीज विंग में भी बहुत करती है और हमारे रेगुलर रोटरी में भी बहुत करती है। और मेरा ओहदा ये साल है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, तो उनका ओहदा है डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेडी। ओके। तो वो अपनी अलग लेडीज उनको बुलाते रहते हैं, वो 100 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करते रहते हैं, 100 जगह पे जाते रहते हैं। उनका नाम है डॉक्टर महक मोटवानी। जी। वो एक एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट है एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। जी। तो अगेन हमने फील्ड ही वो चीज़ किया है जिसमें इमरजेंसी नहीं तो सारे साल में 2 साल में एक बार इमरजेंसी होती है। इसके लिए हमारा सब कुछ प्लान्ड होता है, टाइम रहता है। टाइम मैनेजमेंट सीख गया हूँ रोटरी की वजह से ओके। और सब बढ़िया चलता है। जी, बहुत अच्छा है। और आपकी बेटिया भी डॉक्टर की पढ़ाई वो 3rd ईयर एमबीबीएस में है। जी हाँ। तो पूरा परिवार, अब आपने कहा कि आपकी माताजी भी डॉक्टर। मम्मी भी डॉक्टर हैं, डैडी बिल्डर है, लेकिन डैडी हम सब हॉस्पिटल में सब साथ में हैं। ओके। आज उन लोगों की वजह से ही तो मैं बाहर निकल सकता हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल अच्छी तरह से संभाल लेगी, डैडी साथ में है उनको सपोर्ट करने के। बहुत ही वंडरफुल डिस्कशन आपके साथ रहा, एक मीनिंगफुल पॉडकास्ट ये निकल के आया है सामने। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा इनका जो नाम है वो कैसे सार्थक हो रहा है, मनीष। तो ये एक पैसा पूरी दुनिया में, सोसाइटी में सर्कुलेट कर रहे हैं, कॉरपोरेट से भी ले रहे हैं सीएसआर के माध्यम से, और मोटवानी यानी कि मोटापे को हटाने का भी काम कर रहे हैं, है ना। तो ये मीनिंग बहुत ही कमाल का ये हमारा दी एविडेंस पॉडकास्ट में इतने सुविख्यात डॉक्टर साहब के साथ रहा। तो मैं आप सभी का भी शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत Thank you बहुत so शुक्रिया much. एविडेंस की तरफ से, अनलोड की तरफ से देना चाहूँगा। थैंक यू सो धन्यवाद। मच, हमें बुलाया यहाँ पे, जी। हमें मान दिया और आपके साथ डिस्कशन करने में भी बहुत अच्छा लगा। Thank you थैंक so यू।